पब्लिक इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 4 पॉलिटिकल साइंस के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में एक एक करके मैं आपको वो सारे क्वेश्चंस विद आंसर के साथ बताने वाला हूँ। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, ये वीडियो आपको आपके एग्जाम में पास करवा देगी। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल। इस सब्जेक्ट में आपको क्या पढ़ना है ये आपको नाम से पता चल रहा होगा, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। पब्लिक का मतलब होता है जो सरकारी संस्थाएं हैं जो देश के संविधान या संसद के द्वारा बनाए गए हैं। तो वो सारे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं, उनका क्या वर्क होता है, जैसे नीति आयोग, ह्यूमन राइट्स कमीशन, सीबीआई, ये सारे एक पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं। तो इस पूरे सिलेबस के अंदर आपको पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के बारे में ही पढ़ना है। तो पूरे सिलेबस में क्या क्या दिया गया है, एक बार आप सिलेबस को देख लीजिए। ये रहा हिंदी मीडियम में आपका सिलेबस और ये रहा इंग्लिश मीडियम में सिलेबस। और इस पूरे सिलेबस में आपको यही पढ़ना है कि भारत के अंदर जितनी भी इंस्टीट्यूशंस है वो कब और कैसे बनी और उनका क्या वर्क है, इनका डेवलपमेंट कैसे हुआ। जैसे कि पुलिस सिस्टम है, पुलिस भी एक इंस्टीट्यूशन है, तो पुलिस का क्या वर्क होता है, पुलिस का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, ह्यूमन राइट्स कमीशन का क्या रोल है, सीएजी का क्या रोल है यहाँ पे, ये सब एक एक करके मैं आपको इस पूरे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये सभी चीजें आपको इस पूरे सिलेबस में पढ़ना है। मैं क्या करने वाला हूँ, इस पूरे सिलेबस से एक एक क्वेश्चन लूंगा और आपको वही क्वेश्चन समझा दूंगा विद आंसर के साथ जो आपके एग्जाम्स में आने वाला है। तो चलिए अब हम समझते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। भारत में सार्वजनिक संस्थानों का विकास और प्रकार को बताइए तथा इसके समक्ष आई अलग अलग जो चुनौतियां हैं उनका वर्णन कीजिए। यानी कि एक्सप्लेन द डेवलपमेंट एंड टाइप्स ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया एंड डिस्क्राइब द वेरियस चैलेंजेस फेस्ड बाय इट। आपको इस पूरे क्वेश्चन में क्या बताना है, सबसे पहले आपको बताना है कि भारत के अंदर जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है यानी कि जो जनता की भलाई के लिए बनाया जाता है वो कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है, पहले तो ये बताना है। इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ और ये कितने टाइप्स के होते हैं, ये आपका फर्स्ट पोर्शन हो गया यहाँ तक। और इसके बाद आपसे बोला गया कि इनके बीच क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, उन चैलेंजेस को ये बताना है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने हर बार की तरह इंट्रोडक्शन से। देखिए पब्लिक इंस्टीट्यूशन एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए बहुत जरूरी है ताकि वो इंडिपेंडेंट रहते हुए अलग अलग जो उनको काम सौंपा गया है वो काम आसानी से हो भी जाए और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। भारत के अंदर जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है जो स्पेशली डेमोक्रेटिक के मेन पिलर कहे जाते हैं वो कौन है, लेजिस्लेचर, दैट मीन्स देश की संसद। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका, प्राइम मिनिस्टर, सारे काउंसिल मिनिस्टर, सांसद, ये सब आ जाते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव के अंदर। संसद के अंदर कानून बनता है और एग्जीक्यूटिव कानून लागू यानी इंप्लीमेंट करती है। और ये जो कानून इंप्लीमेंट करती है उसको जांच करती है, जो रिव्यू करती है वो है जुडिशरी कि कानून देश के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बनी है या नहीं बनी है। अगर देश के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं होगा तो जुडिशरी उसको रिजेक्ट कर देगी। तो ये तीन हमारे लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी के मेन पिलर हो गए। लेजिस्लेचर जिसको हम पार्लियामेंट या संसद भी कहते हैं, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा हो गया हमारे देश की जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह। ये तीन तो हमारे मेन यहाँ पे हो जाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी सरकार ने अलग अलग टाइम पे संसद के अंदर बिल पास करके कानून के द्वारा लीगली कुछ इंस्टीट्यूशन बनाए हुए हैं। और कई ऐसे भी हैं जो नॉन गवर्नमेंट है, जैसे एनजीओ टाइप में है जो काम करते हैं बट वो सोशल वेलफेयर का ही काम होता है। तो इन सभी इंस्टीट्यूशन को इसलिए ही बनाया जाता है ताकि डेमोक्रेसी को मजबूती मिले और जो सोशल वेलफेयर के काम है वो भी इजिली हो जाए। अब इसके लिए जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं वो कौन कौन से हैं ये हम आगे समझेंगे। पहले हम इनका मीनिंग समझ लेते हैं, इनका मतलब होता क्या है। पब्लिक इंस्टीट्यूशन वो इंस्टीट्यूशन होते हैं जो जनता की सेवा, कल्याण और उनको जस्टिस दिलवाने के लिए इस पर्पज से बनाए जाते हैं। यानी कि पब्लिक इंस्टीट्यूशन इसलिए स्टैब्लिश किया जाता है जिनका सोल पर्पस होता है इंश्योरिंग सर्विस, वेलफेयर एंड जस्टिस टू द पब्लिक। एंड अलग अलग डेफिनेशन दी गई है स्कॉलर्स के द्वारा। इसमें पहला है डगलस नॉर्थ, इन्होंने क्या कहा 1991 में, जितने भी इंस्टीट्यूशन होते हैं ये सभी इंस्टीट्यूशन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल लेवल पे वर्क तो करते ही करते हैं, साथ ही साथ ये फॉर्मल, इनफॉर्मल जब जो भी जरूरत हो उसको लेकर पॉलिसीज भी बनाते हैं। तो इन इंस्टीट्यूशन का काम मेन पर्पस पॉलिसी भी बनाना होता है, उसको इंप्लीमेंट करना भी होता है। अब हर्बर्ट स्पेंसर है, ये भी एक पॉलिटिकल थिंकर है। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि देखिए सोसाइटी को मेंटेन रखने के लिए, उनको जीवित रखने के लिए सोसाइटी को, इसलिए हमें पब्लिक इंस्टीट्यूशन की जरूरत पड़ती है। अब इन्होंने क्या कहा कि ये संस्थान समाज यानी सोसाइटी के अंदर अलग अलग वर्क करते हैं और रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस टाइम पे पॉलिसी बना के उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन पब्लिक इंस्टीट्यूशन का डेवलपमेंट कैसे हुआ ये हमें पता होना चाहिए। अचानक से इंस्टीट्यूशन नहीं बन गए, एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है। यानी आप कह सकते हो ऋग्वेद और कौटिल्य के टाइम पे जो इकोनॉमिक इसने अपनी बुक लिखी थी उस टाइम से चला आ रहा है। तो ऋग्वेद और अर्थशास्त्र में भी देखे हम तो उसके अंदर एक वर्ड यूज किया गया एंशिएंट ग्रंथ के अंदर, एंशिएंट हमारे जो लिटरेचर
लाइब्रेरी सोर्स वगैरह है। सभा और समिति, दैट मीन्स उस टाइम पे ये पब्लिक इंस्टीट्यूशन हुआ करते थे और ये इंस्टीट्यूशन सरकार के ही होते थे और सरकार के द्वारा ही ये काम किया जाता था सोसाइटी वेलफेयर के लिए। जैसे पंचायत वगैरह हो जाते तो उस टाइम पे वो इंपॉर्टेंट हुआ करता था काफी। सभा और समिति, समिति मतलब जिसमें सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि राजा जितने जो मंत्री होते हैं वो सभी इसके मेंबर्स हुआ करते थे। तो सभा और समिति जैसे वर्ड यूज किए गए हैं ऋग्वेद और अर्थशास्त्र में, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन को सही से चलाने के लिए बनाया गया। तो डेमोक्रेसी के अंदर ये जरूरी भी है और एंशिएंट टाइम में ही हमें इंस्टीट्यूशंस जो बने हैं इनके हमें सोर्स मिलते हैं। अगर हम सेकंड चीज देखें, हम सेकंड पॉइंट के अंदर मौर्य एम्पायर की जब हम बात करते हैं तो मौर्य एम्पायर में भी एडमिनिस्ट्रेशन को सही से मेंटेन रखने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को सही से चलाने के लिए पुलिस सिस्टम बनाया गया था। जासूसी सिस्टम जैसे जिसको आज हम रो वगैरह कहते हैं, ये जासूसी वाला काम उस टाइम से चल रहा है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहाँ का बहुत अच्छा था। एंड बर्थ रेट, डेथ रेट, इन सब का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जो फॉरेनर्स से आ रहे हैं उनकी जानकारी, इंडस्ट्री, ट्रेड एंड अलग अलग जितने भी कंस्ट्रक्शन के वर्क हो रहे हैं, इन सभी चीजों के लिए इंस्टीट्यूशंस को बनाया गया था और वही ये सारा काम करते थे। तो मौर्य एम्पायर में भी सारा काम सिस्टमेटिक वे में इंस्टीट्यूशन के द्वारा ही किया जा रहा था। तो पहले तो हमने ऋग्वेदिक और अर्थशास्त्र में देखा, इसके बाद हमने मौर्य एम्पायर के टाइम पे देखा कि इंस्टीट्यूशन किस तरह से डेवलप हो रहा है। अब इसके बाद अकबर यानी कि मिडिवल पीरियड की बात करते हैं हम, और अकबर के टाइम भी कई सारे पब्लिक इंस्टीट्यूशन बनाए गए जिनका काम अलग अलग होता था। जैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना, एंड जो मुगल एम्पायर का जो बॉर्डर है, जहां तक मुगल एम्पायर है, मुगल साम्राज्य, वो वहीं तक बने रहे, उसको प्रोटेक्ट रखना, और प्लस मुगल एम्पायर का एक्सपेंड करना, यानी कि मुगल एम्पायर का प्रभाव नॉर्थ इंडिया में ज्यादा हुआ करता था। तो मुगल एम्पायर के सारे ब्यूरोक्रेट्स यही चाहते थे कि अब ये साउथ तक भी पहुंच जाए, यानी कि बॉर्डर का एक्सपेंशन हो, दबदबा बढ़े, धन और कर, दैट मींस पैसा, जो रेवेन्यू होता है, टैक्स वगैरह होता है, इसके कलेक्शन के लिए भी अलग से एक डिपार्टमेंट बनाया गया था। बाकी मुगल एम्पायर में पब्लिक इंस्टीट्यूशन को सेंट्रलाइज रखा गया था, यानी कि बादशाह के द्वारा ही इनको कंट्रोल किया जाता था। यानी कि पब्लिक इंस्टीट्यूशन पहले से चले आ रहे हैं, ये रिसोर्सेज हमारे पास हैं। अगर फोर्थ पॉइंट में हम बात करें अंग्रेजों के टाइम पीरियड की, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जितने भी पॉलिसीज बनाए जाते थे तो ये अलग अलग कमिटीज बना के ही की जाती थी। तो ब्रिटिश इंडिया के अंदर भी जितने भी इंस्टीट्यूशन का डेवलपमेंट हुआ वो भारत के अंदर इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट का एक मील का पत्थर साबित होता है, क्योंकि एजुकेशन में, जस्टिस में, पुलिस के रिफॉर्म में या सिविल सर्विसेज की शुरुआत में अंग्रेजों का ही कंट्रीब्यूशन रहा है। आज जो हम यूपीएससी, आईएएस वगैरह देख रहे हैं, अंग्रेजों के द्वारा इनको कंडक्ट करवाया गया था, पहले इंग्लैंड में, फिर इनका कैसे डेवलपमेंट हुआ भारत के अंदर, ये आज अंग्रेजों की ही देन आप यूं कह सकते हो। तो अंग्रेजों ने कई सारे ऐसे कानून बनाए, कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन बनाए। जब भारत को आजादी मिली तो उनमें से जो भारत में आज टोटल 395 आर्टिकल हुआ करते थे जब भारत का संविधान बना था, इन 395 आर्टिकल में तो सिर्फ 295 आर्टिकल अंग्रेजों का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था 1935 के एक्ट में, उसमें से एज इट इज सेम ले लिया गया, कुछ छोटे छोटे चेंजेस करके। यानी कि अंग्रेजों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा भारत के अंदर इंस्टीट्यूशन का डेवलपमेंट करने में। बट अब फिफ्थ पॉइंट है आजादी के बाद। आजादी के बाद अब कानून के द्वारा कई सारे इंस्टीट्यूशन संसद के द्वारा या सरकार के द्वारा अलग अलग टाइम पे बनाए गए हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस। जैसे फाइनेंस कमीशन बनाया गया, इलेक्शन कमीशन बनाया गया, ईडी बनाया गया और ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाया गया, जिनके बारे में हम आगे पढ़ने वाले भी हैं। तो ये सारे कमीशन बनाए गए आजादी के बाद के कमीशन है ये। तो ये हमने देखा किस तरीके से 5 चरणों में 5 स्टेजेस के अंदर इंस्टीट्यूशन का डेवलपमेंट होता है। ये 5 पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। अब हम बात करते हैं पब्लिक इंस्टीट्यूशन के कितने टाइप्स हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो मेजर जो इसके टाइप्स हैं वो स्पेशली यहाँ पे 5 टाइप्स के होते हैं ये। अब 5 टाइप्स कौन कौन से, चलिए आपको मैं एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहला है संवैधानिक संस्थाएं, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन। ये ऐसे इंस्टीट्यूशन होते हैं जिनको संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाया गया और कॉन्स्टिट्यूशन ही उनको पावर दी है। जैसे देश की पार्लियामेंट, इनको पावर कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा मिला हुआ है। देश की जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट जितने भी इंस्टीट्यूशन है, इन सबको देश के संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाया गया और पावर भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दिया है, इसलिए इनकी पावर कोई छीन नहीं सकता। कॉन्स्टिट्यूशन जितने भी इंस्टीट्यूशन होंगे उनकी खास बात यही होगी कि उनकी पावर को छीन नहीं सकता, स्पेशली इनको देश के कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही बनाया जाता है। बट आगे चल के भारतीय चुनाव आयोग, जो जैसे आप देखोगे सेंटर और स्टेट दोनों लेवल वर्क करता है ये, तो सेंटर और स्टेट जितने भी इंस्टीट्यूशन है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, वैधानिक संस्थाएं। अब ये क्या है, ये लीगल इंस्टीट्यूशन होते हैं जिनको संसद के अंदर कोई बिल पास करवा के बनाया जाता है। जैसे नेशनल वुमेन कमीशन, वुमेन के मामले को देखना हो गया, जैसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये ऐसे कुछ कमीशन है जो अलग अलग लेवल पे, अलग अलग टाइम पे देश के अंदर कानून के द्वारा बनाया गया है, संविधान नहीं बनाया। संसद में कानून पास करवा के भी अलग अलग इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट बना सकती है। तो ये उसके एग्जांपल्स है। नेक्स्ट क्या है, नियामक संस्थाएं, जिसको रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। अब ये इंस्टीट्यूशन वो इंस्टीट्यूशन होते हैं जो स्पेशल किसी वर्क के लिए बनाया जाता है कि भाई देखो तुम्हारा स्पेशल ये वर्क करना है तुम्हें और उसको इंप्लीमेंट करना है और उस पर तुम्हारा कंट्रोल होगा। एग्जांपल्स के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI, जो कि फूड सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और BCCI यानी कि भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। BCCI जो भारत में जितने भी क्रिकेट वगैरह होते हैं इनके द्वारा ही पॉलिसी वगैरह बनाया जाता है। तो ये सारे वो संस्थाएं जिनको सरकार के द्वारा बनाया गया, बट ये इंडिपेंडेंट एजेंसी होती है। सरकार का इन्वॉल्वमेंट या सरकार इनके कामों में कोई इंटरफेयर नहीं करती है। ये इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बट बनाया इनको गवर्नमेंट के द्वारा ही जाता है। ये डिफरेंस होता है इनमें। अब नेक्स्ट क्या है, कार्यकारी संस्था है, यानी कि एग्जीक्यूटिव
एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशंस, अगर हम इनकी बात करें तो ये संकल्प या किसी भी स्पेशल कार्य एक्शन लेने के लिए इनको बनाया जाता है। मान लो कोई पर्टिकुलर एक्शन लेना है या मेन हमारा ये मुद्दा, उसके लिए बनाया जाता है। ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशन, जिनको ना ही संविधान के द्वारा ना ही देश के संसद के द्वारा बनाया जाता है। ये तो सरकार के द्वारा अलग अलग टाइम पे किसी स्पेशल वर्क फोर्स के लिए, स्पेशल वर्क के लिए कोई एक्शन लेने के लिए बनाया जाता है। जैसे नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन एंड CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये सभी सरकार के द्वारा अलग अलग टाइम पे बनाया जाता है। बट संसद में अधिनियम पास करके इनको वैधानिक यानी कि लीगल स्टेटस भी दिया जा सकता है, वो अलग बात है। बट सरकार भी अलग अलग टाइम पे ऐसे स्पेशल किसी कार्रवाई के लिए इनको बनाते हैं, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट का ही इनके ऊपर कंट्रोल होता है। फिफ्थ पॉइंट, अर्ध न्यायिक संस्था है, यानी कि कुछ ऐसी भी संस्थाएं हैं जो जुडिशियल एक्टिविटी करती है, इनको जुडिशियल इंस्टीट्यूशन कहते हैं, जिनका काम न्याय देना होता है। बट ये पूरी तरीके से न्याय नहीं देते, आधा काम इनका न्याय देने का ही होता है, इसलिए इनको विशेष कानून यानी कि विशेष प्रोविजंस के द्वारा, इनको कानून के द्वारा ही इनको बनाया जाता है। और कुछ मामलों में ये जस्टिस देने का काम करते हैं, और अगर डिस्प्यूट हो जाए तो उनको निपटाते हैं। जैसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। इनका काम होता है कि भारत के अंदर कहीं पे भी महिलाओं को सताया जा रहा हो, बच्चों से जबरदस्ती काम करवाया जा रहा हो, यानी कि अगर ह्यूमन राइट्स किसी का वॉयलेंस हो रहा है, फंडामेंटल राइट्स वॉयलेंस हो रहा है, तो उन मामलों को ये नेशनल मुद्दा बनाकर मुद्दे को उठाती है और उन पे कार्रवाई करने के लिए सरकार को रिकमेंड करती है। और अगर मुद्दा छोटा मोटा है तो ये तो खुद उस पर एक्शन ले लेते हैं। अगर ये मुद्दा काफी बड़ा हो गया तो मामला ये कोर्ट में भेजवाते हैं। तो इनका काम ये होता है। अब चैलेंजेस क्या क्या है, तो टोटल 5 चैलेंजेस आती है। तो 5 चैलेंजेस कौन कौन से हैं आप इस टेबल में देख सकते हो। चलिए इनको हम एक्सप्लेन करते हैं। पहला क्या है, कार्मिक संसाधनों की कमी, लैक ऑफ पर्सनल रिसोर्सेज। देखिए इन पब्लिक इंस्टीट्यूशन के पास कमियां क्या है, सबसे बड़ी है कर्मचारियों की कमी। क्वालिटी यहाँ पे ऑफिसर्स नहीं है, या जो यहाँ पे कर्मचारी काम कर रहे हैं, या जितने कर्मचारी होने चाहिए, जितने लोग यहाँ पे होने चाहिए एम्प्लॉइज वगैरह, उतने है भी नहीं। यानी कि सीट खाली छोड़ देंगे, सीट खाली पड़ी हुई है लेकिन एम्प्लॉइज नहीं भरता, ताकि बजट ना बढ़ जाए, सैलरी का बोझ बढ़ जाए। तो गवर्नमेंट की कई सारी डिपार्टमेंट के अंदर अभी भी कई सीट्स खाली पड़ी हुई है, अस्पष्टता है। यानी कई ऐसी इंस्टीट्यूशन बना दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा, बट उनको लेकर कोई स्पष्ट, कोई क्लियर विजन नहीं है कि हाँ इनको बनाया गया, बट पर्पस क्या है, कंट्रोल किसका होगा। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट उनको अपने तरीके से चलाती है, ऐसे ऐसे जैसे CBI वगैरह है। अब संविधान ने तो इनको बनाया नहीं, संसद ने तो बनाया नहीं CBI को, इसलिए सरकार पे आरोप लगता है कि CBI को सरकार मिसयूज करती है, ईडी को सरकार मिसयूज करती है, ये आरोप लगते रहते हैं। इसके समन्वय में दुविधा है, यानी कि डिलेमाज इन कोऑर्डिनेशन। अब कोई इन्वायरमेंटल में कोई गिरावट आता है, जैसे कि साइबर अटैक होते रहते हैं, साइबर क्राइम्स के मामले आते रहते हैं, हेल्थ का कोई इशू होते रहता है, तो इसको लेकर कई अलग अलग डिपार्टमेंट्स अपने तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन वो कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे, एक दूसरे के डिपार्टमेंट को वो हेल्प नहीं कर रहे। तो ये भी काफी बड़ी चैलेंजेस होती है। हर एक डिपार्टमेंट को एक दूसरे की सहयोग करनी चाहिए, तभी एक काम सही से हो पाएगा। अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही की बहुत कमी रहती है। जो इंस्टीट्यूशन होते हैं ये सरकारी होते हैं, अब इनको लगता है कि यार हमें क्या ही करना, किसको बोलना है, हमें काम करे तो भी सही, ना करे तो भी सही। अकाउंटेबिलिटी है नहीं, किसको बोलना होगा। अगर किसी को बोलना है तो 2 बात लगा के बातों को टाल देंगे, काम खत्म। तो इससे काम की जो क्वालिटी होती है उस पर असर पड़ता है, समस्याओं का समाधान नहीं होती बल्कि समस्याएं और बढ़ते जाती है। राजनीतिक हस्तक्षेप यानी कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ये इस टाइम पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी प्रॉब्लम को बढ़ा देती है। जैसे कई पॉलिटिकल पार्टीज या सेंट्रल गवर्नमेंट पर आरोप लगता है कि वो अपने अपने तरीके से इन पे इंटरफेयर करते हैं और अपने फायदे के लिए पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को यूज करते हैं। ये आरोप लगता रहता है इन पे, जैसे कि इलेक्शन कमीशन पे या ईडी CBI पे। तो सरकार पे ये आरोप लगता है कि वो इनको अपने लिए यूज करते हैं, गवर्नमेंट की मशीनरीज या इंस्टीट्यूशंस को, और इसीलिए इनका जो इंडिपेंडेंस है या इन पे जो बिलीव है ये थोड़ा सा कमजोर होता है। तो आज के टाइम पे ये काफी बड़ी चैलेंजेस है। कंक्लूजन में कहा जा सकता है 21st सेंचुरी के अकॉर्डिंग जितनी भी हमारे पास जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं आज, उनके अंदर रिफॉर्मेंट की जरूरत है और रिफॉर्मेंट होनी भी चाहिए। और टाइम टू टाइम सरकार इसमें रिफॉर्म भी कर रही है ताकि इंस्टीट्यूशन को काफी ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके और इन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा यूज हो ताकि एफिशिएंसी के साथ वर्क हो और जितने भी कंप्लेंट्स आती है उनको रिजोल्व किया जा सके। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चुनाव आयोग की भूमिका और कार्यों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, क्रिटिकली एवेल्यूएट द रोल एंड फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इस पूरे क्वेश्चन में आपको यही बताना है कि इलेक्शन कमीशन के क्या काम है और इसकी आलोचना यानी कि क्रिटिसिज्म भी करना है। तो चलिए हम समझते हैं। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शन करवाने के लिए एक कमीशन बनाया जाता है और वही कमीशन पूरे इलेक्शन को करवाता है बिल्कुल फ्री और फेयर तरीके से, यानी कि किसी का कोई रेस्ट्रिक्शन या कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए। जैसे भारत की हम बात करें तो 18 ईयर्स के सभी लोग बिना किसी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के वोटिंग कर सकते हैं, यानी कि राइट टू वोट भारत के सभी लोगों को है और इलेक्शन करवाने का जिम्मा इलेक्शन कमीशन को दिया जाता है। तो भारत के अंदर जो चुनाव होता है, इलेक्शन जो होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है प्लस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के द्वारा करवाया जाता है और इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि फ्री और फेयर इलेक्शन करवाने के लिए 25 जनवरी 1950 को बनाई गई थी और इसी को हम निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन के नाम से जानते हैं। इलेक्शन कमीशन के बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 आर्टिकल्स में बताया गया है। जैसे कि पहला आर्टिकल है 325। इस आर्टिकल में क्या कहा गया, किसी भी व्यक्ति को रिलीजन, उसके नस्ल का मतलब उसके रेसिज्म
के आधार पे, कास्ट, जेंडर, इनमें से किसी भी बेस पे किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। बिना डिस्क्रिमिनेशन के सभी को वोट डालने का राइट होगा। इसलिए चुनाव आयोग यानी कि जो इलेक्शन कमीशन लिस्ट निकालती है, उस इलेक्शन लिस्ट के अंदर यानी कि मतदाता सूची के अंदर किसी के भी नाम को इलेक्शन कमीशन काट नहीं सकती। उनके नाम को इस आधार पे नहीं हटाया जा सकता कि वो इस धर्म के हैं, उनका जेंडर ये है, यानी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। आर्टिकल 26 का कहता है कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभा जो भी इलेक्शन होंगे उनसे संबंधित सारे काम इलेक्शन कमीशन ही करेगी। दैट मींस रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना, ये सब कुछ इलेक्शन कमीशन का काम हो। एंड आर्टिकल 329 क्या कहता है कि इलेक्शन के मामलों में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट यानी कि कोर्ट भी कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। एक ऑटोनोमस बॉडी इलेक्शन कमीशन, और इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही सारे रूल और रेगुलेशन इंप्लीमेंट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, इलेक्शन कमीशन के क्या काम है, ये सारे काम आपको मैं उंगली के टिप्स पे बता देता हूँ। यही सारे पॉइंट्स आपको लिख देना है। पहला पॉइंट क्या है, ये मतदाता सूची यानी कि वोटर लिस्ट प्रिपेयर इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही किया जाता है, जिससे कि विधानसभा, ये लोकसभा के टाइम जो इलेक्शन होते हैं तो एक एरिया से कितने लोग वोटर्स हैं जो वोटिंग करने वाले हैं, तो उनकी एक लिस्ट निकाली जाती है, उसी को वोटर लिस्ट कहा जाता है, और ये प्रिपेयर करता है इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट है मतदाता पंजीकरण यानी कि वोटर रजिस्ट्रेशन। देखिए वोटिंग करने के लिए हमारे पास वोटर आईडी होता है, जिसको हम पहचान पत्र कहते हैं, ये सब जारी करता है इलेक्शन कमीशन। मतदाता सूची के अंदर नाम है नहीं है, मतदाता सूची के अंदर नाम ऐड करना, पंजीकरण यानी कि जितने भी एरिया के अंदर लोग रह रहे हैं वोटर लिस्ट के अंदर उनका रजिस्ट्रेशन करवाना, और लोगों को अवेयर करना ताकि वोटर लिस्ट के अंदर उनका भी नाम हो, तभी वो वोट देने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो इलेक्शन कमीशन लोगों को अवेयर भी करता है। नेक्स्ट क्या है, उम्मीदवारों का नामांकन यानी कि नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। एक पर्टिकुलर एरिया से कोई इलेक्शन लड़ना चाहे, मान लो कोई इलेक्शन में खड़ा हो रहा है, तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, और ये रजिस्ट्रेशन इलेक्शन कमीशन में ही होता है, और इलेक्शन कमीशन का ही ये काम होता है। और इलेक्शन कमीशन ये भी देखता है कि जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है उसका सिटीजनशिप इंडियन है या नहीं है, उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, फाइनेंशियल मामले में देखा जाए तो उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितने उसके पास कैश पेमेंट है, कितने की घर है, गाड़ी है, बंगला, ये सब कुछ देखा जाता है ताकि करप्शन पे रोकथाम लगाया जा सके। नेक्स्ट क्या है, पार्टियों का विनियमन, दैट मींस रेगुलेशन ऑफ पार्टीज। इसका मतलब जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती है उनको इलेक्शन कमीशन के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, और इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है कि किस पॉलिटिकल पार्टी को हमें नेशनल पार्टी और किसको स्टेट पार्टी डिक्लेयर करना है। अब इलेक्शन का सिंबल होता है, जैसे कांग्रेस पार्टी का हाथ का निशान है, बीजेपी का पंजा है, आम आदमी पार्टी का झाड़ू है, तो इलेक्शन कमीशन ये सिंबल भी डिस्ट्रीब्यूट करती है, और जितने भी ऑर्डर है ये इलेक्शन कमीशन ही पॉलिटिकल पार्टीज को देती है। और इलेक्शन सिंबल का एक ऑर्डर 1968 में ही पारित हुआ था, और जिसमें ये कहा गया था कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो उसके लिए स्पेसिफिकेशन, उनकी अपनी आइडियोलॉजी होनी चाहिए, रिजर्वेशन किस हिसाब से कर रहे हैं, ऑप्शंस, अलॉटमेंट, ये सब कुछ जो होता है ये पॉलिटिकल पार्टीज करते हैं, बट इलेक्शन कमीशन के नजर में करते हैं, यानी कि इलेक्शन कमीशन के पास इनका सारा डेटा होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चुनाव का संचालन यानी कि कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस। दैट मींस इलेक्शन कमीशन का काम होता है जितने भी इलेक्शंस हो रहे हैं उनको फ्री और फेयर तरीके से करवाना। इसके लिए कंडक्ट करवाया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। आरपीए एक्ट पारित हुआ था 1951 में, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स, जिसके अंदर ये बताया गया कि इलेक्शन कमीशन अपराधों की पहचान करेगा, यानी कि मान लो इलेक्शन के टाइम पे जो भी गड़बड़ियां होती है इलेक्शन कमीशन के हाथ में होता है कि फ्री और फेयर तरीके से सिलेक्शन हो, कोई भी प्रॉब्लम ना है। अगर प्रॉब्लम आती है तो इनका समाधान भी इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही किया जाता है, ताकि बिना गड़बड़ी की इलेक्शन हो सके, वरना पूरा इलेक्शन डाउट के घेरे में आ जाएगा। अब इसकी आलोचना करते हैं हम, क्रिटिसिज्म। देखिए तकनीकी कमियां, टेक्निकल इश्यूज काफी ज्यादा आती हैं, जैसे कि कभी कभार आरोप लगाए जाते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हो जाती है, जितने भी इलेक्शन के दौरान जो इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं इनकी क्वालिटी कभी कभार इतनी अच्छी नहीं होती, यानी कि टेक्नोलॉजी की जो कमियां हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। तो इलेक्शन कमीशन इस पर वर्क भी कर रहा है। नेक्स्ट क्या है, फर्जी मतदान यानी कि फेक वोटिंग। देखिए फर्जी मतदान एक गंभीर समस्या है। अगर देखा जाए तो कर्मचारियों की अनदेखी के कारण कुछ व्यक्ति फर्जी वोट डाल देते हैं। अब मान लो कि एक व्यक्ति डबल वोट डाल दे, या कोई मर गया है उसके बिहाफ पे कोई बंदा वोट डाल दे, ऐसा भी हो जाता है। नेक्स्ट, अकुशल कर्मचारी यानी कि अनस्किल्ड स्टाफ। कई बार ऐसा होता है कुछ कर्मचारी को ट्रेनिंग नहीं दी जाती, वो इस कैपेबल ही नहीं होती है कि अगर कोई बैरियर आ जाए, कोई बाधा आ जाए इलेक्शन के दौरान, तो उसको कैसे वो रोक सके या कैसे ठीक कर सके। कई बार ऐसा हो भी जाता है कि लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है प्रोसेस को लेकर, या मान लो कोई ऐसा कह दे कि नहीं वहाँ पे गड़बड़ी हो रही है उस पोलिंग बूथ पे, तो वहाँ के लोग ही उनको बताएंगे ना कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। चुप हो जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। नेक्स्ट क्या है, मतदाता सूची में कमी यानी कि शॉर्ट कमिंग्स इन दी वोटर लिस्ट। ये बहुत जरूरी चीज है। देखिए जब वोटर लिस्ट निकाली जाती है उसमें कई बार गलतियां पाई जाती है। अब जिनकी डेथ हो गई है उनका नाम भी वोटर लिस्ट में आ जाता है। इससे क्या होता है कि डबल वोटिंग हो जाता है। मान लो एक घर से एक बंदा वोट डालता है, अब उसके नाम भी वोट डाल देता है जो मर गया है। कई बार पेंशन के चक्कर में वैसा किया जाता है, पेंशन सरकार दे रही होती है, और कई बार ये इसलिए भी ऐसा करते हैं ताकि हम अपनी मनपसंद पार्टी को जितवा सके। तो ये काफी बड़ी मिस्टेक होती है। एंड कई बार जो एलिजिबल तो है वोट डालने के लिए, बट उनका नाम वोटर लिस्ट में आता ही नहीं है। कई बार गलत पहचान पत्र भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो ये जो कुछ यहाँ पे शॉर्ट कमिंग्स है जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन को क्रिटिसाइज किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, शिकायत निवारण तंत्र की कमियां यानी कि डिफेंसेस इन ग्रीवेंस रेडिशनल मैकेनिज्म। देखिए अगर यहाँ पे बात करें हम, तो इलेक्शन कमीशन के अंदर कोई भी हमें कंप्लेन करना है, शिकायत करना है। मान लो कि मैं वोट डालने गया और वोटिंग के दौरान मैंने ये देखा भाई कि उस पोलिंग बूथ पे कुछ गड़बड़ी हो रही है, तो मुझे डाउट हुआ, तो इसके लिए मैं कहाँ पे जाके कंप्लेन करूंगा। इलेक्शन कमीशन ने ऐसे कोई सिस्टम बना ही नहीं रखा। अब इलेक्शन कमीशन जाओगे आप, भाई नहीं, सबको अपना पेट चाहिए। अब कमाने खाने वाले लोग कहाँ इन सब चक्करों में पड़ेंगे। इसलिए अगर उनके पास ही हो, पोलिंग बूथ के पास हो
हो या मान लो अपने उस एरिया में हो, तो वो इलेक्शन कमीशन पर डायरेक्ट कंप्लेन कर सके। अगर पोलिंग बूथ पे करेंगे तो वहाँ के लोग मिल जाएंगे और मुद्दा दबा देंगे। कमियों को सुधार करना जरूरी है, इसलिए इसकी आलोचना भी की जाती है। बट इन सभी क्रिटिसिज्म के बाद भी इलेक्शन कमीशन इतने बड़े लोकतांत्रिक देश के अंदर फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्शन करवाते आ रही है। और 2024 में फिर से जो इलेक्शन हुए, इसमें तो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ये तक नहीं कहा कि इस बार ईवीएम में गड़बड़ी थी। सभी पॉलिटिकल पार्टी ने कहा हाँ भाई, क्योंकि अपोजिशन को भी इतनी अच्छी सीटें मिल गई और भाई पोजीशन में जो पार्टी है उसने भी कोalition से अपनी गवर्नमेंट भी बना ली। यानी कि कुल मिला के हम कहे तो गड़बड़ी तब आती है ईवीएम के अंदर जब अपोजिशन हार रही होती है। अब देखिए ये हमेशा रहता है, अब ऐसा नहीं है कि इस बार ही है। जो पार्टी कह रही है कि अब गड़बड़ी है ईवीएम के अंदर, अब जब उनकी सरकार बन जाएगी तो फिर वो कहेंगे ही नहीं है कोई गड़बड़ी नहीं है भाई। तो देखिए ये तो नॉर्मल ही रहता है, बट फिर भी जो टेक्निकल इश्यूज आते रहते हैं या जो टेक्नोलॉजिकल रूप से कमियां हैं इलेक्शन कमीशन में, इसको दूर करके इलेक्शन को और सही तरीके से किया जा सका। जैसे कि इस बार के इलेक्शन के अंदर जो काफी एजेड थे, इलेक्शन कमीशन ने उनके घर तक वोटिंग मशीन भेजवाई ताकि वे वोट कर सके। तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये बहुत अच्छा स्टेप उठाया गया। तो कंक्लूजन में कहा जा सकता है कि इलेक्शन कमीशन के इन सभी प्रयासों की वजह से भारत जैसे इतने बड़े लोकतंत्र के अंदर फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्शन करवाए जा रहे हैं। एंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पुलिस की उत्पत्ति एवं विकास का वर्णन करें। डिस्क्राइब द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ पुलिस। पुलिस व्यवस्था सोशल बैलेंस को बनाने के लिए बहुत जरूरी है, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस बहुत जरूरी है। और आज जो हम पुलिस की सिस्टम देख रहे हैं, क्या ये आज ही इंप्लीमेंट हुआ है? आप इस इमेज में देखिए, ये देखिए, ये एंशिएंट टाइम, मिडिएवल टाइम, मॉडर्न टाइम, तीनों टाइम में अलग अलग टाइम पे अलग अलग पुलिसियों के नाम हुआ करते थे और अलग अलग के पीरियड में पुलिस को अलग नाम से पुकारा जाता था, लेकिन पुलिस का सिस्टम हमेशा से रहा है भारत के अंदर। तो आपको यही बताना है जो पुलिसिंग सिस्टम है या जो पुलिस का सिस्टम है, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है और आज जो हम पुलिस देख रहे हैं स्टार्टिंग में ये कैसे हुआ करता था। तो पुलिस का डेफिनेशन सिंपल आपको बता देना है। इसका काम होता है कि सोसाइटी के अंदर पीसनेस बना के रखना, लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना और कहीं पे अपराध हुआ है तो उन अपराधियों को पकड़ना जो क्रिमिनल्स है, कोर्ट के अंदर उनको पेश करवाना। पुलिस का काम जजमेंट देना नहीं होता कि कौन सही है कौन गलत। पुलिस का काम होता है आरोपियों को, जिन पे भी डाउट हो रहा है या जिन्होंने कोई कांड कर दिया, उनको पकड़कर कोर्ट में पेश करना। तो पुलिस इसके लिए है। तो अब यहाँ पे जो डेफिनेशन आपको बतानी है पुलिस की, यहाँ पे सिंपल आप इस तरीके से बताइए कि शांति स्थापना करने के लिए या लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए पुलिस बनाई जाती है। और पुलिस हमारे हर एक डिस्ट्रिक्ट एरिया के अंदर होता है और पुलिस का काम ही होता है शांति बना के रखना ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। अब यहाँ पे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अंदर ये कहा गया है कि सोसाइटी के अंदर सिस्टमेटिक वे से कानून को लागू करने का काम पुलिस करती है। अब देखिए कानून तो कह दिया गया है कि पुलिस का काम ये है, उनको इंप्लीमेंट पुलिस तो करेगी ना अपने काम करके। एंड क्या है 1929 के अंदर रॉयल कमीशन के द्वारा कहा गया था कि जनता की भलाई के लिए एक कर्तव्य दिया जाता है पुलिस को, एक उनकी ड्यूटीज होती है, तो उनका काम होता है भलाई करना। बट आजकल के पुलिस पे आरोप भी लगता है, ये आपको पता है, घूसखोरी, गरीबों को सताना, कई बार आरोप लगते रहते हैं ये, और नेताओं के पीछे रहना, नेताओं को कुछ ना बोलना, गरीबों को बोलना, आरोप लगते हैं। बट आज के इस पुलिस का सिस्टम डेवलपमेंट कैसे हुआ ये देखते हैं हम। देखिए अगर बात करें ओरिजिन ऑफ पुलिस, पुलिस का जो कॉन्सेप्ट है ये ग्रीक वर्ड पोलिस से निकला है, लैटिन वर्ड पोलिटिया से निकला, यानी कि इन दोनों वर्ड को मिलाकर ही पुलिस बना है। और ये जो वर्ड है पोलिस, इसका मतलब होता है शहर या किसी राज्य की स्थिति। तो एक स्टेट है और उस स्टेट के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं उनको ही मेंटेन करने के लिए, उनकी ही सिक्योरिटी के लिए तो स्टेट के द्वारा जो काम किया जाता है उसी को पुलिस कहा जाता है। अब स्टेट के द्वारा का मतलब क्या है? देखिए स्टेट कोई काम तो करता नहीं, स्टेट तो एक जमीन है ना, स्टेट तो एक जगह है जहाँ पे लोग रह रहे हैं। तो स्टेट के नाम पे जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं उनको हम कहते हैं कि वो स्टेट ही काम कर रहा है। जैसे हम बोलते हैं कि यूपी सरकार, दिल्ली सरकार, तो दिल्ली की सरकार ने वो काम किया है, दिल्ली जगह है ना जहाँ पे लोग रह रहे हैं। तो ऐसा ही सेम पुलिस से निकला हुआ पुलिस, जिसका मतलब होता है राज्य या शहर। तो इस राज्य में जो भी काम किए गए लोगों को सिक्योरिटी देने के लिए वो सब एक पुलिस के द्वारा ही किया जाता था। बट इन जनरली कहा गया ये स्टेट के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि पुलिस से गवर्नमेंट के पार्ट होते हैं और स्टेट का हिस्सा होने के नाते वो जो भी काम करेंगे वो स्टेट का काम कहलाएगा। तो नियमों का पालन करवाना, लोगों से, जनता को सिक्योरिटी देना। अब ये एंशिएंट टाइम से लेकर मिडिएवल और मॉडर्न टाइम तक किस तरीके से इसका डेवलपमेंट हुआ है इन तीनों पीरियड में हम देखेंगे। देखिए पुलिस प्रणाली के 6 लेवल होते हैं, यहाँ पे 6 लेवल का नाम लिखा हुआ है। सबसे पहले इनका हेडक्वार्टर होता है, इसके बाद रेंज होता है, जिला है, जिला मतलब एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर उपखंड है, सब डिवीजन पार्ट हो गया, फिर सर्कल है, सर्कल मतलब कि एक पूरा एरिया जो कवर होता है, और एक पुलिस स्टेशन होता है जो आपके घर के ठीक नजदीकी बनाया जाता है ताकि आपके एरिया में अगर कोई होता है तो डायरेक्ट पुलिस स्टेशन जाते हैं, ना कि वो हेडक्वार्टर जाते हैं। अब पुलिस के अंदर का भर्ती होते हैं तो अलग अलग पोस्ट दी जाती है। उन पोस्ट में आईपीएस एक ऑफिसर होता है, इंडियन पुलिस सर्विस। अब होता है स्टेट पुलिस सर्विस, और तीसरा होता है उप निरीक्षक, जिसको हम कहते हैं सब इंस्पेक्टर, और सबसे नीचे होता है कांस्टेबल। तो ये पूरा हायरार्की होता है। जो आईपीएस होता है
वही डीएसपी एसपी बनते हैं, फिर आगे जाके डीआईजी रैंक तक वो पहुंचते हैं, पुलिस कमिश्नर वगैरह। तो अब हम ये देखते हैं कि जो इसका डेवलपमेंट हुआ है वो कैसे हुआ है। हमने यहाँ पे बात किया कि इसका डेवलपमेंट 3 काल में हुआ है बेसिकली, और आज जो टाइम चल रहा है ये है आजादी के बाद का टाइम। तो टोटल इसके 4 स्टेजेस हो गए। अब इन चारों स्टेजेस को मैंने यहाँ पे हल्के में बता दिया इस टेबल में, ताकि आपको एग्जाम्स के अंदर इनको डिफाइन करने से पहले ही ये अभी आपको ये लिख देना है। जैसे पहले एंशिएंट टाइम में गुप्ता काल तक, गुप्ता पीरियड तक, जब पुलिस की जिम्मेदारी राज्य की हुआ करती थी, यानी कि जो भी स्टेट है वही सारा काम किया करता था, पुलिस का काम भी। बट मिडिएवल पीरियड के दौरान क्या हुआ, ये डिसेंट्रलाइज हो गई, यानी कि सेंटर का काम पुलिस का नहीं था, ये सारा काम स्टेट को दे दिया गया था, पुलिस वगैरह का काम। ब्रिटिश काल यानी कि अंग्रेजों के टाइम पे क्या हुआ, ब्रिटिश पीरियड के अंदर पुलिस का जो सिस्टम है ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के ही अधिकारी पुलिस का रोल निभाते थे। और भारत में आजादी के बाद पुलिस का सिस्टम ही चेंज हो गया, और आज पॉलिटिकल रूप से भी काफी इन्फ्लुएंस होता है पॉलिटिकल पार्टी से भी, बट पुलिस सिस्टम के अंदर आज इंडियन पुलिस सर्विसेज के रूप में आ गया। अब चलिए एक एक पॉइंट को समझते हैं। प्राचीन व्यवस्था की बात करते हैं, एंशिएंट पुलिस सिस्टम कैसा हुआ करता था, गुप्ता पीरियड तक की बात कर रहे हैं। कई सारे लिटरेरी सोर्सेस हमें मिले हैं, इसमें ये पता चला है हमें कि एंशिएंट टाइम में पुलिस को डंडा कहा जाता था। इन डंडा का काम क्या होता था, राज्य के जितने भी लोग हैं उनको सिक्योरिटी देना। लेकिन एंशिएंट टाइम में स्टेट के जो राजा हुआ करते थे वो इन डंडा यानी कि पुलिस को अपने लिए यूज करते थे, ताकि स्टेट को या राजा को कोई खतरा जिससे हो वो पुलिस के द्वारा उनको दबा दे। तो पुलिस का काम इस तरीके से रखा गया था स्टार्टिंग में, इसलिए पुलिस इतने अच्छे तरीके से डेवलप नहीं हो पाया था। लेकिन इस टाइम पे पुलिस का जो सिस्टम था वो काफी कॉम्प्लेक्स था। गांव और शहर दोनों जगह पे पुलिस का सिस्टम डिवाइडेड था। अगर देखा जाए तो पुलिस को डंडा सिस्टम तो कहा गया, लेकिन जो पुलिस होता था इंसान, उसको हम दुर्गपाल या कोटापाल के नाम से जाना करते थे। अब ये सिस्टम है शहरों के अंदर। शहरों के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए दुर्गपाल या कोटापाल बनाया जाता था। और गांव के अंदर तो आपको पता ही है कि ग्राम प्रधान होते हैं, और ग्राम प्रधान ही डिसाइड करते थे कि हमारे एरिया का कौन होगा डंडा यानी कौन होगा पुलिस। ये हो गया ग्राम प्रधान यानी एंशिएंट टाइम पीरियड के अंदर। गांव के अंदर ग्राम के जो प्रधान या गांव के जो प्रधान सरपंच वगैरह होते थे ये वो डिसाइड करते थे। और शहरों के अंदर पुलिस को दुर्गपाल या कोटापाल के नाम से जाना जाता था। पहला हो गया एंशिएंट टाइम की बात। एंशिएंट टाइम में मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त के जो मंत्री हुए कौटिल्य, इन्होंने अपनी बुक इकोनॉमिक यानी कि अर्थशास्त्र के अंदर जो लिखा पुलिस का सिस्टम, इसलिए कौटिल्य को पुलिस की आधुनिक अवधारणा का जनक माना जाता, यानी कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ पुलिसिंग का इनको फादर कहा जाता। दंड नीति इन्होंने लिखी थी, और दंड नीति के अंदर कौटिल्य ने ही पुलिस सिस्टम और ब्यूरोक्रेट्स के बारे में सबसे पहले बताया, इस वजह से इनको फादर कहा जाता है। आज जो हम देख रहे हैं पुलिसिंग का सिस्टम कहीं ना कहीं वो इनके पुलिस सिस्टम से ही काफी इंस्पायर्ड हुआ। नेक्स्ट क्या है, सेकंड पॉइंट में मध्य काल में पुलिस व्यवस्था। तो एंशिएंट में हमने देख लिया पुलिस का सिस्टम कैसे हुआ करता था, गांव शहर दोनों में हुआ करता था। बट मिडिएवल पीरियड में जब हम आते हैं तो भारत के अंदर मुस्लिमों का शासन चल रहा होता है, और मुस्लिम रूल को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, पहला सल्तनत काल और दूसरा मुगल काल। जो सल्तनत पीरियड था वो इतने टाइम तक रहा, लेकिन इस टाइम का जो पुलिस हुआ करता था उसको कोतवाल कहा जाता था शहरों में। और गांव की सेफ्टी के लिए भी मुतहसिब बनाए गए थे। ये मुतहसिब गांव की पुलिस हुआ करते थे, और शहरों की पुलिस को कोतवाल कहा जाता था। एंड इसका जो सबसे ऊपर जो सबसे चीफ अधिकारी हुआ करता था वो अमीर दात कहलाता था। एंड मुगल काल की अगर हम बात करें तो मुगल पीरियड के अंदर भी पुलिस हुआ करती थी, बट पुलिस सिस्टम सेंट्रलाइज था। दैट मींस राजा के अंडर में ही सब काम करते थे, सेंट्रल पावर के अंडर में ही, जो सेंट्रल गवर्नमेंट दैट मींस जो राजा है उसके अंडर ही इनको कंट्रोल किया जाता था। और इसके बारे में हमें 16 और 17 सेंचुरी में जो यूरोपियन जो ट्रैवलर्स भारत के अंदर आए थे उन्होंने जो बुक्स लिखी थी उससे हमें पता चलता है इसके बारे में। तो ये हो गया मुगल काल की बात। तो मुगल काल के अंदर भी पुलिस का सिस्टम हुआ करता था। ये सभी हमने जागीरदारी व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था, ये सब हमने पढ़ा हुआ है पहले ही अपने हिस्ट्री के अंदर, तो आपने इन सब का जिक्र भी सुना होगा। नेक्स्ट क्या है, थर्ड पॉइंट, ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में पुलिस व्यवस्था, यानी कि पुलिसिंग इन दी ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड की अगर बात करें हम, ब्रिटिश पीरियड के अंदर 2 टाइप्स की गवर्नमेंट थी, सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे। ये आगे चल के अंग्रेजों ने इंप्लीमेंट कर ही दिया था 1920 के आसपास जाकर। तो अंग्रेजों के टाइम पे पुलिस का जो सिस्टम था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंट्रोल में था। इनके ही अधिकारी पुलिस की भूमिका निभाया करते थे, अपराध को पकड़ना, जस्टिस देना, ये सब इनका ही काम था। तो पुलिस होना या ना होने से कोई मतलब था ही नहीं, क्योंकि लोगों को जस्टिस मिल ही नहीं पाता था। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी हैं भाई वो, तो उनके लिए ही काम करेंगे, जाहिर सी बात है। वो इंडियंस के लिए तो काम करेंगे नहीं इतने अच्छे से वो। नेक्स्ट क्या है, भारत में औपनिवेशिक पुलिस व्यवस्था का उद्देश्य हुआ करता था, और ब्रिटिश पीरियड के दौरान जो पुलिस बनाई गई थी उनका सिर्फ एक ही पर्पस था, जो भी अंग्रेजों के या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में खड़ा होगा उनको दबा दिया जाए, उनको कुचल दिया जाएगा, यानी कि अगेंस्ट बोलने नहीं दिया जाएगा। तो पुलिस का काम सिक्योरिटी नहीं बल्कि अंग्रेजों की सेफ्टी थी, ताकि अंग्रेजों की पावर बनी रहे। एंड भारत में जब ब्रिटिश रूल चल रहा था उस दौरान चार्ल्स नेपियर, आप इनकी फोटो देखिए, इन्होंने भारत में दमनकारी औपनिवेशिक पुलिस व्यवस्था की शुरुआत की थी। इन्होंने इसलिए पुलिस व्यवस्था की शुरुआत करी चार्ल्स नेपियर ने, ताकि अगर अंग्रेजों को लगा कि हाँ भाई इस एरिया से हमें खतरा होने वाला है, तो उस एरिया में उस खतरों को दबा दिया जाएगा। और इसके लिए पुलिस सिस्टम को बनाया गया था, इसके द्वारा, चार्ल्स नेपियर के द्वारा। ये आपको पता होना चाहिए। अब जब भारत को आजादी मिल गई तो स्वतंत्रता के बाद पुलिस व्यवस्था की बात करते हैं, पॉलिसिंग आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि 1947 के बाद। देखिए इस टाइम पे भारत की पुलिस व्यवस्था गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गई थी, और ये बिल्कुल आजाद
आजाद थे। अब इसमें कोई इंटरफेयर था नहीं। अब सेंट्रल लेवल पे आईपीएस ऑफिसर हो गए और स्टेट लेवल पे भी स्टेट गवर्नमेंट के पुलिस हो गए। अब जितना यूपी है, बिहार है, पुलिस स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में ही आता है। बट जो सेंट्रल लेवल की सर्विसेज है, जैसे आईपीएस ऑफिसर एक सेंट्रल लेवल की सर्विस है, तो इनको किसी भी स्टेट के अंदर एसपी डीएसपी बना के भेजा जाता है, जो आगे चल के डीआईजी कमिश्नर वगैरह के पोस्ट पे जाते हैं। तो आजादी के बाद जो पुलिस की जिम्मेदारी थी वो एक नहीं थी, ये अलग अलग अनाज में देखना, एजुकेशन, हेल्थ, कम्युनिटी डेवलपमेंट, अलग अलग सेक्टर का काम इनको दे दिया गया, बट सेफ्टी के साथ। क्योंकि भारत के अंदर कास्टिज्म, रिलीजियस रियोट्स वगैरह एंड पॉलिटिकल डिस्ट्रीब्यूट्स आए दिन हुआ करते थे, तो इनको भी ठीक करने का काम इनको ही दिया गया था। तो मेनली लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, लोगों की जो राइट्स है उनका वायलेंस ना हो, और कानूनी प्रक्रिया के द्वारा यानी कि लॉस को फॉलो करते हुए सभी को जस्टिस देना। देखो थियोरेटिकल में ये तो लिख दिएगा, कंक्लूजन में कहा जा सकता है कि इंडिपेंडेंस के बाद पुलिस तो बना, लेकिन आज एक बंदा एक इंडियन फौजी, इंडियन मिलिट्री, इंडियन आर्मी को देख के सैल्यूट कर देगा, बट वो पुलिस को देख के मुंह मोड़ लेगा या दो गालियां दे देगा। पुलिस की इमेज कुछ इस तरीके से ज्यादातर स्टेट के अंदर बन गई है। पुलिस अपनी दादागिरी, दबदबा दिखाने के लिए गरीबों को या ऐसे लोगों को वो इतना परेशान करती है, उनसे हफ्ता तो ले लेगी, लेकिन अमीरों को चूं करने की हिम्मत नहीं होती। वो ट्रांसफर करवा देंगे भाई। कोई मंत्री विधायक है वो कुछ गड़बड़ी कर रहा है, पुलिस बोलती नहीं है। अब कई बार बहुत बहादुर पुलिस भी मिले, आपने अशोक खेमका का नाम सुना होगा, हरियाणा कैडर के अंदर भाई 50 बार ज्यादा ट्रांसफर उनके हो रखे। तो कई बार ऐसे ईमानदार ऑफिसर होते हैं, बट इनको दिक्कत बहुत होती है आगे चल के। तो ये था हमारा पुलिसिंग सिस्टम, जिनका 4 स्टेजेस के अंदर डेवलपमेंट हुआ है, और आज हम पुलिस को देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव अधिकार से आप क्या समझते हैं? भारत में मानव अधिकारों के संरक्षण में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन राइट्स? एवैल्यूएट द रोल ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इन द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। पुलिस का काम होता है लोगों को सेफ्टी देना, लेकिन अगर स्पेशल किसी राइट्स का वायलेंस हो रहा है, उन राइट्स के लिए भारत के अंदर ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाया गया है। इनका काम होता है कि लोगों की डिग्निटी बनी रहे, उनकी लाइफ के अंदर कोई थ्रेट या कोई ऐसा उनका जो राइट है ह्यूमन राइट्स वगैरह, उनका वायलेंस ना हो रहा हो। अगर इसका वायलेंस हो रहा होगा तो ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास ये मुद्दा जाएगा, और ह्यूमन राइट्स कमीशन इसके ऊपर एक्शन ले सकती है। तो इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, ये इंसानों को बेसिक राइट है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी हमें मिला हुआ है। तो भारत के अंदर जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, ये 1993 में बनाया गया था, और इसकी धारा 2 में ये कहा भी गया कि ह्यूमन राइट संविधान के तहत गारंटी प्राप्त व्यक्ति के जितने भी लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, डिग्निटी, ये जो राइट्स दिए गए, ये इनकी वकालत करता है। अगर इनमें से किसी भी एक राइट को भी वायलेंस होता है, मान लो डोमेस्टिक वायलेंस हो जाए किसी महिला के साथ, अगर कोई महिला को ज्यादा टॉर्चर कर रहा है, तो उसके लिए अलग से महिला आयोग बनाया गया है, यानी वुमेन कमीशन भी बनाया गया है, तो महिला वहां भी जा सकती है। बट नॉर्मली किसी के साथ किसी राइट्स का वायलेंस हो रहा है तो हम ह्यूमन राइट्स कमीशन में जा सकते हैं। इंडिया में ऑलरेडी इसका सिस्टम है। इनका काम ही होता है कि हम राइट्स को सिक्योर रखें। एंड अगर हम वर्ल्ड यानी इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो यूएनओ के द्वारा भी मानव अधिकार यानी कि ह्यूमन राइट्स को लेकर कई बार स्टेप उठाए गए हैं। इसलिए भारत के अंदर भी ये कमीशन बनाया गया, जिसको राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC कहा जाता है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, जिसका काम होता है ह्यूमन राइट्स को सिक्योर रखना। राष्ट्रीय मानव अधिकार 12 अक्टूबर 1993 को ऑफिशियली एस्टैब्लिशमेंट हो गया। अगर कहीं भी राइट्स का वायलेंस हो रहा है तो उसकी जांच यही करती है। अगर कहीं पे कोई दिक्कत हो रही है तो उसको रोकना। इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर वो न्यू दिल्ली के अंदर है। तो यहाँ पे इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। देखिए सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद काफी जन हानि हुई, धन हानि हुई, और लोगों के राइट्स का काफी वायलेंस भी हुआ था। तो यूएनओ के द्वारा 10 दिसंबर 1949 को यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स का डिक्लेरेशन किया गया था, यानी कि दुनिया के सभी लोगों के लिए एक राइट्स बनाया गया था यूएनओ के द्वारा। तो बात वो इंटरनेशनल लेवल पे हो गई। लेकिन भारत के अंदर जो ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाया गया है, उसके अंदर भारत के प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर है, वो इसके चेयरपर्सन होते हैं। इसके बाद लोकसभा के स्पीकर होते हैं, देश के होम मिनिस्टर, राज्यसभा के जो उपसभापति हैं, संसद के दोनों सदनों के अपोजिशन के लीडर हैं, वो सभी ह्यूमन राइट्स कमीशन के अंदर मेंबर के रूप में काम करते हैं, ताकि अगर राइट्स का वायलेंस हो रहा है तो अच्छे तरीके से, निष्पक्ष तरीके से उन मुद्दों को सॉल्व किया जा सके। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो चेयरपर्सन होते हैं या जो इनके मेंबर होते हैं, उनका जो टेन्योर पीरियड होता है वो 3 साल का ही होता है, या मैक्सिमम जब तक उनकी एज 70 की नहीं हो जाती। अब कोई बनता ही है तो 64 या 67, 68 एज में ही जाके बनता है वो इसका चेयरपर्सन। अब भारत में मानव अधिकार जो संरक्षण बिल है, ये 8 जुलाई 2019 को ही आ गया था। यानी ये जो बिल आया था कि ह्यूमन राइट्स को हमें प्रोटेक्शन देना है, बट 22 जुलाई 2019 को इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। तब से अब तक अगर ह्यूमन राइट्स का कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आता है तो ह्यूमन राइट्स कमीशन वहां पहुंच जाती है। अब ये किन-किन मुद्दों को देखती है? अगर कोई मनमानी तरीके से मान लो किसी को गिरफ्तार कर लिया गया है और अरेस्ट करके जेल के अंदर उनको टॉर्चर दिया जा रहा है बहुत ज्यादा पुलिस के द्वारा, तो ह्यूमन राइट्स वाले छोड़ते नहीं इन मामलों को। नेक्स्ट सांप्रदायिक हिंसा, कम्युनल वायलेंस कहीं पे हो गया, धर्म के नाम पे सताया जा रहा है, बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा है, तो ह्यूमन राइट्स कमीशन इन मुद्दों को भी देखती है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, तो वहाँ पे भी ह्यूमन राइट्स कमीशन आ जाते हैं। यौन हिंसा, कोई सेक्सुअल वायलेंस हो रहा हो ST SC कम्युनिटी के साथ, या PWD जो कम्युनिटी होते हैं, यानी जो डिसेबल कैटेगरी के लोग होते हैं, जो व्हील चेयर पे चलते हैं या जो सही से देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, ऐसे लोगों को भी ह्यूमन राइट्स कमीशन के द्वारा ही प्रोटेक्शन दिया जाता है कि इनके राइट्स का भी कोई वायलेंस ना कर सके। नेक्स्ट LGBTQ के अधिकारों का मुद्दा। इनका मतलब देखिए, जो लिस्बन होते हैं, जो गे होते हैं, या जो बाइसेक्सुअल या जो ट्रांसजेंडर होते हैं, तो इनके भी राइट्स होता है। देखो, इनको बनाया गया है नेचर के द्वारा, भगवान के द्वारा, तो सोसाइटी को एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि सोसाइटी इनको टॉर्चर करे या इनको चिढ़ाए, ना इनको इस तरीके से देखे अलग नजरों से। भाई इनको भी जीने का पूरा अधिकार है। तो अगर इनके साथ भी कोई ऐसा गलत होता है तो नेशनल ह्यूमन राइट्स
राइट्स कमीशन आती है वहाँ पे, इनको भी जस्टिस दिलवाती है। अब इनके टाइप्स होते हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन के। पहला होता है जो नेशनल लेवल पे वर्क करता है और दूसरा जो स्टेट लेवल पे वर्क करता है। जो नेशनल लेवल पे वर्क करता है ये पूरे भारत के किसी भी स्टेट में जो मुद्दा हो रहा हो उसको देखता है। ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट एक इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट का या किसी भी लोग का इसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता। इंडिपेंडेंट तरीके से जहाँ पे कुछ गलत हुआ है तो उसकी जांच करती है, चाहे वो किसी ने भी किया हो। नेक्स्ट स्टेट लेवल पर, अब पर्टिकुलर कोई स्टेट है, मान लो यूपी है, तो यूपी के लिए एक पर्टिकुलर स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाया गया है। हर एक स्टेट के लिए अपना बनाया गया है। पर्टिकुलर उस स्टेट के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनके लिए ह्यूमन राइट्स का मुद्दा देखती है। अब इनका वर्क क्या होता है, देखिए यूएनओ के द्वारा एक रिपोर्ट निकाली गई थी और उस रिपोर्ट में ये कहा गया था जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी जो पॉपुलेशन है उनकी 1/5 जो भाग है वो रात को भूखे सोते हैं। आप जरा खुद सोचिए कि 1/4 ऐसे पार्ट है जो पानी की अच्छी सुविधा उनके पास नहीं है पीने की, और 1/3 भाग ऐसे हैं जो इतनी गरीबी में रह रहे हैं। इसके लिए कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके साथ ह्यूमन राइट्स का मुद्दा जुड़ा होता है। इसीलिए अब यहाँ पे जो इनके वर्क बताया गया है ह्यूमन राइट्स कमीशन का वो क्या क्या है। पहला पॉइंट है मानवाधिकारों की रक्षा और मजबूती, दैट मींस प्रोटेक्टिंग एंड स्ट्रेंथनिंग ह्यूमन राइट्स। पुलिस के द्वारा कभी कोई अत्याचार ना किया जाए, किसी का कोई बाल शोषण ना हो। मान लो कोई बच्चा है 10-12 साल में 8 साल में उनको फैक्ट्री में काम करवा रहे हैं तो ह्यूमन राइट्स वाले आ जाएंगे वहाँ पे। डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, किसी साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कहीं पे कोई रिलीजियस वायलेंस हो रहा है, तो इन सब मुद्दों को इलेक्शन कमीशन ही देखती है। नेक्स्ट स्वतंत्र जांच और सिफारिश, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन एंड रिकमेंडेशन। अगर कहीं पे कोई मुद्दा हो गया है, कोई वायलेंस हो गया है तो ये जांच करती है ह्यूमन राइट्स कमीशन और ये मुद्दा पुलिस और सरकार के अधिकारियों को दे देती है और ह्यूमन राइट्स कमीशन ये रिकमेंड करती है कि जल्द से जल्द इस मुद्दे को सोल्व किया जाए, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है और जिसने भी कोई काम गलत किया है, वायलेंस किया है, उचित कार्रवाई हो और उसको जस्टिस मिले। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जो मुद्दा अदालत कोर्ट में जाता है तो वो 10 साल 20 साल से कोर्ट में पड़े हुए हैं, सजा में जो देरी मिलती है इसके वजह से भी ह्यूमन राइट्स के द्वारा ये मुद्दा उठाया जाता है। नेक्स्ट मानवाधिकार जागरूकता और शिक्षा, यानी कि ह्यूमन राइट्स अवेयरनेस एंड एजुकेशन। देखिए ह्यूमन राइट्स कमीशन के द्वारा मीडिया के द्वारा या सोशल मीडिया के द्वारा अवेयरनेस भी फैलाया जाता है ताकि लोग अपने राइट्स को लेकर भी जागरूक बने, ताकि उनके राइट्स का कोई वायलेंस ना कर सके और कोई किसी को बेवकूफ ना बना सके, आपको कोई लूट ना सके। ह्यूमन राइट्स का मतलब तो यही है, आपके राइट्स को कोई छीन ना सके। नेक्स्ट अनुसंधान और नीति सुझाव, रिसर्च एंड पॉलिसी सजेशंस। देखिए ये रिसर्च वर्क भी करती है, जैसे किस देशों के अंदर कैसी पॉलिसी बनाई जा रही है, अगर किसी देश के अंदर ह्यूमन राइट्स का मामला बहुत अच्छे से चल रहा है तो हम उनसे कैसे सीख सकते हैं। तो ये रिसर्च वर्क भी करती है और गवर्नमेंट को सजेशन भी देती है कि कैसे हम मानव तस्करी को रोके। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बच्चों से काम ना हो, डोमेस्टिक वायलेंस ना हो, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस होता है। कई बार उनके पति अपने पत्नियों को पीट रहे होते हैं फिर भी वो बाहर मुद्दा ना जाए, चुप रहकर ये सहती है। और आज भी भारत के अंदर ऐसी कई सारी वुमेन, कई सारी ऐसी औरत जो अपने पतियों का टॉर्चर सह रहे होते हैं इस वजह से कि मुद्दा बाहर जाएगा तो मैं अब कहाँ जाऊंगी, अगर वो बाहर बताएंगे भी तो उनको पति रखेगा नहीं तो वो कहाँ जाएगी। इस वजह से भी कई महिलाएं टॉर्चर झेलती रहती है अपने बच्चों के खातिर। यूं समझ लो कि कुछ दिन की जिंदगी बची है फिर वो चले जाएगी सिर्फ इस खातिर। बट हर महिलाओं को अपनी आवाज उठानी चाहिए, इसके लिए अवेयर होना बहुत जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और प्रतिबद्धता, इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कमिटमेंट। देखिए इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी कंट्रीज हैं उनको भी सपोर्ट करती है। जैसे यूएनओ के द्वारा कहीं पे कोई मामला उठाया गया है तो इंडियन ह्यूमन राइट्स कमीशन भी वहां पे जाके उन मुद्दों को देख सकती है, या यूएनओ के द्वारा कोई मुद्दा बताया गया है तो उनको भारत के अंदर लागू करवा सकती है ह्यूमन राइट्स कमीशन। इवैल्यूएशन में कहा जा सकता है कि पुलिस के अत्याचार, बाल शोषण, घरेलू हिंसा, जो डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह होते हैं इनको रोकना बहुत जरूरी है। इसके लिए ही भारत के अंदर ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाया गया है। लेकिन इस कमीशन की सबसे बड़ी कमी यही है, इसके पास ट्रांसपेरेंसी की कमी है। कई बार क्या होता है ना कि ट्रांसपेरेंट नहीं होता, कोई वर्क होता है तो ह्यूमन राइट्स कमीशन पे उंगली उठा दी जाती है। कई बार कहा जाता है कि तुम पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हो, इन लोगों को टारगेट कर रहे हो, ये मुद्दा उठाया जाता है। प्लस धन की भी कमी है। अब देखिए कोई मुद्दा उठाना, कहीं पे कुछ करना है तो उसके लिए पैसा चाहिए होता है, बट पैसा नहीं है। अब वुमेन वर्ग यानी कि वुमेन कैटेगरी के लोग कम है ह्यूमन राइट्स कमीशन के अंदर, उसमें होने चाहिए। अपर कास्ट एंड लोअर क्लास के लोग, अन्य जो कमियां हैं इसके वजह से ह्यूमन राइट्स कमीशन को काम करने में भी प्रॉब्लम्स आती है। तो कंक्लूजन में कहा जा सकता है कि ह्यूमन राइट्स कमीशन के द्वारा जो वर्क किया जा रहा है वो वाकई में लोगों को वायलेंस से बचाने के लिए है, उनको लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस दिलाने के लिए है। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक की संरचना तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। दैट मींस डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के बारे में आपको बताना है। देखिए आरबीआई बैंकों का बैंक है, सरकारी बैंक है। मॉनिटरिंग, जितनी भारत की जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज है ये आरबीआई के द्वारा ही मॉनिटर किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है और पॉलिसीज बनाई जाती है। भारत के अंदर जितने भी बैंक है जैसे पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक, कैनरा बैंक, एसबीआई बैंक, जितने भी बैंक है इन सब का मालिक आरबीआई ही होता है, यानी कि इन सब के लिए पॉलिसी आरबीआई बनाता है। चाहे एचडीएफसी बैंक हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, ये अपने मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ भी करेंगे आरबीआई इन पे फाइन लगा देगा या इनकी जो मान्यता है वो खत्म कर देगा। इसलिए आरबीआई के अंडर में ही ये सारे बैंक काम करते हैं। होते ये प्राइवेट बैंक है लेकिन आरबीआई की जो पॉलिसी है, जो रूल्स है उसको फॉलो करना होता है। तो आरबीआई का क्या स्ट्रक्चर है, कैसी आरबीआई बना, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, स्ट्रक्चर क्या है, ये सब कुछ हम समझते हैं इस पूरे क्वेश्चन के अंदर। देखिए आरबीआई को 1 अप्रैल 1935 को बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर यानी कि जो इसका हेड ऑफिस है ये मुंबई में है, लेकिन 1949 को इसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसका मतलब होता है कि अब ये पूरी तरीके से भारत सरकार के अंडर में आ गया, यानी कि अब ये एक सरकारी बैंक बन गया जिसको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब देखिए इसके बारे में होटरी के अनुसार अंतिम ऋणदाता
है, यानी कि लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट। इसका मतलब अगर कोई बैंक दिवालिया हो रहा है तो उसको लोन यही देता है, बैंक को भी प्लस गवर्नमेंट को भी। अब मान लो कि आपको या मेरे को पैसे की दिक्कत है तो हम जाएंगे बैंक, मान लो हम गए एक्सिस बैंक या SBI बैंक, हमने बोला भाई हमें लोन चाहिए, तो आम पब्लिक को अगर लोन चाहिए तो वो इन बैंक में जाएगा। लेकिन अगर सरकार को लोन चाहिए तो सरकार का कौन सा बैंक है? RBI। आए आपको समझ में? RBI सरकार का बैंक है, पब्लिक का बैंक जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं, जहाँ पे हम जाते हैं ना, ये जिनको व्यापारिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक के नाम से जाना, वाणिज्य बैंक, ये जो जितने बैंक है HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये सब के सब कॉमर्शियल बैंक है जो आम पब्लिक के लिए है, और सरकार के लिए RBI है। इसलिए अंतिम ऋणदाता इसको ही कहा जाता है। कहीं कोई रास्ता नहीं बचा तो सरकार को भी लोन RBI ही देता है। नेक्स्ट किसे? और एल्किन के अनुसार, ये एक नाम है बंदे का जो इनके ऊपर डेफिनेशन दे रहे हैं। इन्होंने कहा कि जो केंद्रीय बैंक, जो सेंट्रल बैंक होते हैं, ये हर एक देश में होते हैं, और सेंट्रल बैंक का जो मेन वर्क होता है वो होता है मौद्रिक मानक की स्थिति, यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ द मॉनेटरी स्टैंडर्ड, यानी कि जो मनी है इसका स्टेबिलिटी बना रहे, पैसों की इतनी भी किल्लत ना आ जाए कि देश में इमरजेंसी घोषित करना पड़े। जैसे कि भारत के अंदर आर्टिकल 360 के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है, और अगर ये एक बार डिक्लेयर हो गया तो जितने भी सेंट्रल ब्यूरोक्रेट्स हैं या स्टेट ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी सरकारी ऑफिसर है, उनकी जो सैलरी है, मशीनरी पे जो खर्चा हो रहा है सरकारी, उन सब के पैसों को सरकार अपने हाथों में ले सकती है, सैलरी रोक सकती है, सैलरी काट सकती है अगर ये डिक्लेयर हो जाए। लेकिन भारत के अंदर तो पैसे की कमी है ही नहीं, नियत की कमी है, इसलिए आज तक भारत के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं हुई है। अब हम बात करते हैं RBI का स्ट्रक्चर क्या है, ये कैसे वर्क करता है। देखिए RBI को एक एक्ट के तहत बनाया गया, और RBI की जो बैठक होती है वो साल में 6 बार होना कंपलसरी है। एंड RBI के अंदर अलग अलग पोस्ट होती है, जिसमें सबसे सुप्रीम पोस्ट होता है गवर्नर का, जिनके सिग्नेचर हम अपने नोट पे भी देखते हैं। जो हमारी करेंसी होती है 10 का, 20 का, 500, 2000 के जो नोट होते हैं, उन पे गवर्नर के ही साइन होते हैं। तो RBI का जो सबसे सुप्रीम पोस्ट है वो गवर्नर का है। गवर्नर के अलावा भी इसके अंदर 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं और 10 डायरेक्टर्स होते हैं। बाकी 2 ऐसे मेंबर होते हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रिकमेंड किया जाता है, और ये सारे RBI के सेंट्रल बोर्ड के मेंबर होते हैं। अगर हम बात करें RBI की स्ट्रक्चर की, तो इसके स्ट्रक्चर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला सेंट्रल बोर्ड, यानी कि केंद्रीय बोर्ड, जिसके अंदर गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, डायरेक्टर्स जो सरकार के मेंबर्स हैं, ये 2 मेंबर्स, ये टोटल मिला के पूरा बनता है सेंट्रल बोर्ड। सारे फैसले, पॉलिसी इन्हीं के द्वारा बनाए जाते हैं और इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। गवर्नर और जो डिप्टी गवर्नर है, इनका टेन्योर होता है वो 5 ईयर्स का होता है, इसको पूरा कर लेते हैं ये। इसके बाद भी इनको फिर से रीअपॉइंट भी किया जा सकता है, लेकिन 4 सालों के बीच में इनको हटाया नहीं जा सकता। अब होता है ना कि सरकार मान लो RBI के गवर्नर को बोले तो मेरे अकॉर्डिंग काम कर नहीं करेगा तो हटा देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। एक बार बन गया वो तो 4 साल के दौरान हटाया नहीं जा सकता, मतलब ऐसे नहीं हटा सकते इसको अगर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को वॉयलेंस ना करते। अगर फिर भी नौबत आ गई हटाने की तो राष्ट्रपति के पास ही ये पावर होती है। साल में 6 बार बैठक करना कंपलसरी हो। इसके बाद स्थानीय बोर्ड, लोकल बोर्ड, रिजर्व बैंक है यानी RBI, इसके टोटल 4 रीजनल ऑफिस भी है, और उन 4 रीजनल ऑफिस के अलग अलग मेंबर्स होते हैं, तो उनको लोकल बोर्ड या उनको स्थानीय बोर्ड कहा जाता है। इन चारों रीजनल ऑफिस के मेंबर्स को मिलाकर, और इन चारों रीजनल ऑफिस के जो मेंबर्स होते हैं इनको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही 5 सालों के लिए अपॉइंट किया जाता है। 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद इनको फिर से भी अपॉइंट किया जा सकता है। और जो ये लोकल बोर्ड है, ये सेंट्रल बोर्ड के द्वारा जो भी निर्देश या ऑर्डर्स दिए जाते हैं, डायरेक्शन दिया जाता है, ये उनके अकॉर्डिंग ही काम करते हैं, कह सकते हैं कि उनके मार्गदर्शन में, यानी कि सेंट्रल बोर्ड के गाइडेंस में ही लोकल बोर्ड काम करता है। इसके बाद इसके मेन वर्क क्या है? देखिए पहला वर्क है मुद्रा संबंधी कार्य, दैट मींस मॉनेटरी फंक्शन। अब देश के अंदर जो मनी सप्लाई हो रहा है इसके ऊपर RBI का कंट्रोल होता है, उनका रखरखाव करना, नए नोट जारी करना, अगर कोई नोट कट पिट गया है, पुराने नोट है खत्म करना, उनका सप्लाई करना, ये सारा काम RBI का ही होता है। जितने भी कॉइन्स यानी सिक्के हैं इनका सप्लाई करना, अब जितने भी नोट करेंसी है हमारे, इनकी पहुंच तक है या नहीं, इनकी निगरानी रखना, कोई ब्लैक मनी तो इकट्ठा नहीं कर रहा, RBI के द्वारा इन पे मॉनिटरिंग की जाती है। एंड RBI के द्वारा 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 के जो नोट है ये RBI के द्वारा ही छापे जाते हैं, प्रिंट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्या? सरकार का बैंकर, यानी कि बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट। ये सरकार का बैंक होता है। अभी आपको मैंने बताया स्टार्टिंग में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है यानी कि जो मोदी सरकार है, इनका भी एक बैंक होता है, वो है RBI, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का बैंक RBI होता है। सेंट्रल बैंक को पैसे चाहिए होता है तो वो RBI ही इशू करती है। बॉन्ड इशू करना, शर्त वगैरह, समय के लिए कोई सलाह देना, फाइनेंशियल हेल्प के लिए कोई सजेशन देना, ये सारा कुछ RBI के द्वारा ही किया जाता है। तो फाइनेंशियल मुद्दे हो गए या इकोनॉमिक कोई प्लानिंग हो गई, इसके ऊपर भी रिकमेंडेशन हो गया या कोई सजेशन हो गया, तो ये RBI गवर्नमेंट को देती है। तो RBI का मेन काम यही होता है कि सरकार के लिए काम करना, यानी कि सरकार के बैंक के रूप में काम करना, सरकार को लोन प्रोवाइड करना समय समय पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बैंकों का पर्यवेक्षक तथा बैंकर, सुपरवाइजर एंड द बैंकर ऑफ बैंक्स। देखिए ये बैंकों का बैंक है, यानी जितने भी बैंक्स है उन सबसे ऊपर RBI है, प्लस ये बैंकों का पर्यवेक्षक है, सुपरवाइजर। सुपरवाइजर का मतलब क्या होता है? जांच करना। अब जितने भी बैंक है उनकी जांच करता है RBI। जैसे अभी आपने सुना होगा पेटीएम जो बैंक था उसको बंद कर दिया RBI ने, क्योंकि RBI की जो गाइडलाइंस है, जो पॉलिसी है, पेटीएम बैंक उसको फॉलो नहीं कर रहा, पेटीएम बैंक बंद कर दिया गया। इसीलिए RBI के द्वारा ये देखी जाती है कि HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, जितने भी प्राइवेट बैंक, गवर्नमेंट बैंक है, जैसे SBI
SBI वगैरह ये हो गए, पंजाब नेशनल बैंक, इन सब के ऊपर नजर बना के रखता है RBI, और RBI के द्वारा ही ऑन साइट निरीक्षण किया जाता है, यानी कि साइट पे जाकर भी, या ऑफ साइट निगरानी भी कड़ी तरीके से रखी जाती है। कुछ दिन पहले आपको पता है येस बैंक के साथ यही हुआ, RBI के द्वारा उस पर कार्रवाई की जाती है। अगर उनमें पैसा फंस गया है, उन सभी लोगों को उनका पैसा मिल जाए, RBI इसका भी ध्यान रखती है। तो RBI के पास ही ये सारे पावर्स होते हैं, और RBI का ही काम होता है ऑब्जर्व करने का, सभी बैंक की देख रेख करने का। नेक्स्ट क्या है, फोर्थ पॉइंट, ऋण नियंत्रण, क्रेडिट कंट्रोल। अब मान लो HDFC बैंक है, HDFC बैंक को लगेगा यार बहुत पैसे की दिक्कत आ रही है, तो ये RBI के पास जाएगा, जो इसको अमाउंट चाहिए वो ले लेगा। RBI कुछ अमाउंट रखकर थोड़ा अमाउंट इसको दे देगी, और बदले में इंटरेस्ट देना होगा। तो इस तरीके से RBI काम करती है इन सभी बैंकों के लिए। कोई जनता पब्लिक जाके RBI में थोड़ी अपना अकाउंट खुलवा सकती है, ऐसा तो होता नहीं है। तो जितने प्राइवेट बैंक वगैरह हैं उन सब के लिए ये RBI ही होता है। तो ऋण नियंत्रण भी यही करता है, कंट्रोल बना के रखता है। बाकी कोई कमर्शियल बैंक भी फाइनेंशियल इरेगुलरिटी के साथ काम ना कर रहा हो, इसकी भी जांच RBI ही करता है। नेक्स्ट क्या, विदेशी मुद्रा प्रबंधक, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजर। देखिए भारत के अंदर जितनी भी फॉरेन करेंसीज है, उन सब करेंसी के ऊपर RBI का कंट्रोल होता है, ताकि हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार रहे, जैसे डॉलर है, पाउंड वगैरह है, ये सब हमारे पास होनी चाहिए, तभी विदेशी व्यापार भी हो सकता है, और फॉरेन करेंसी हमारे पास है तो हमारी इकोनॉमी मजबूती के साथ बनी भी रह सकती है। कंक्लूजन में कहा जा सकता है कि RBI देश के फाइनेंशियल मामलों के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए अपनी पॉलिसीज बनाती है, और बैंक डिसिप्लिन के साथ काम कर सके इसके लिए कड़े नियम RBI के द्वारा ही बनाए जाते हैं, और सरकार का बैंक भी RBI ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ CAG इन इंडिया। देखिए CAG का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये कंट्रोलर है। महालेखा मतलब जो लेखा जोखा रखता है, हिसाब किताब रखता है। परीक्षक मतलब जांच करता है, यानी कि पूरा रिकॉर्ड संभाल के रखता है। ये तो होगी वर्ड की मतलब यहाँ। देखिए अगर हम भारत की बात करें तो भारत एक डेमोक्रेटिक और डेवलपिंग कंट्री है, और यहाँ पे अलग अलग टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं, और उसी में से एक इंस्टीट्यूशन है महालेखा परीक्षक, जिसको हम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। आखिर इसका काम क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपकी एक कंपनी है, और आपकी कंपनी का टर्नओवर मान लो 2 करोड़ रुपए का है एक साल का। आपको ITR फाइल करना होगा, इनकम टैक्स, GST भी फाइल करना होगा। तो आपका जो पूरा ऑडिट है पूरे साल का, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, पूरा जो आपका लेखा जोखा, ये कौन देखेगा? ये काम होता है आपके अकाउंटेंट का, यानी कि काम होता है ये CA का। CA देखता है आपका लेखा जोखा पूरा, ताकि आप टाइम पे अपनी GST फाइल करो, आप इनकम टैक्स भी फाइल करो, यानी कि ITR वगैरह भी सही से रखो, तो आपका पूरा साल का जो ऑडिट वगैरह है ये सही रहेगा। RBI के द्वारा या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा आपके पास नोटिस नहीं आएगा। तो आपका ये सारा काम CA करता है। वैसे ही सरकार का जो CA होता है वो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक होता है। इसका ही काम होता है सरकार के जितने भी खर्चे होते हैं, चाहे सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, उनका लेखा जोखा अपने पास रख। को समझ में आ गया ये? तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है, इसके बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट 5 में आर्टिकल 148 से लेकर 151 के बीच में दिया गया है कि इनके प्रोविजन क्या है, इनके काम क्या होंगे, इन सब के बारे में बताया गया। ये फाइनेंशियल रूप से अकाउंटेबल होती है, जो भी फाइनेंशियल मामले भारत के अंदर हो रहे हैं उसको लेकर। अब थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड की बात करें हम, देखिए जो महालेखागार होता है, यानी कि जो अकाउंटेंट जनरल होता है, इसकी शुरुआत 1858 में अंग्रेजों के टाइम पे भारत में की गई थी, और इसके बाद 1860 में सर एडवर्ड ड्रम्स भारत के फर्स्ट ऑडिटर जनरल बनते हैं, यानी कि महालेखा परीक्षक बनते हैं। तभी इनको आगे चल के महालेखा परीक्षक कहा जाता है, ऑडिटर जनरल कहा जाता है। और इसके बाद 1866 में इसका नाम चेंज कर दिया गया महालेखा परीक्षक से, और इसका नाम रख दिया गया नियंत्रक महालेखा परीक्षक। इंग्लिश में कहे तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। और 1884 से लेकर अब तक इसको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ही कहा जाता है, यानी कि अंग्रेजों के टाइम से बनाई गई, और 1884 में जो इसका नाम रखा गया वही नाम इसका आज तक चला जा रहा है। इस वजह से इसकी आलोचना भी की जाती है कि अंग्रेजों ने नाम रखा था, अंग्रेजों की इंस्टीट्यूशन है ये, अभी तक हम इसको चला रहे हैं। अब देखो क्रिटिसाइज किया जाता है, लेकिन ये वर्क भी करता है। क्या वर्क करता है अभी हम आगे समझते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 149 आपको याद होना चाहिए, इसमें CAG के वर्क पावर्स के बारे में बताया गया है। अब इसमें क्या क्या बताया गया इसके पावर्स वगैरह तो हम आगे देखेंगे, लेकिन 1971 के अंदर CAG की जो वर्क है इसके आधार पर इसके 3 टाइप्स बताए गए। CAG के 3 टाइप्स है। पहला है अनुपालन लेखा परीक्षक, यानी कंप्लाइंस ऑडिट। दूसरा है वित्तीय लेखा परीक्षक, यानी कि फाइनेंशियल ऑडिट, ये फाइनेंशियल ऑडिट करता है पूरे साल का। और तीसरा है प्रदर्शन लेखा परीक्षक, यानी कि परफॉर्मेंस ऑडिट, यानी कि पहले कंप्लाइंस इंश्योर करना कि कंप्लाइंस ये लॉज के अकॉर्डिंग काम हो रहा है नहीं हो रहा, रूल्स और रेगुलेशन फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा, ये हो गया पहला काम कंप्लाइंस ऑडिट। सेकंड क्या है वित्तीय लेखा परीक्षा, दैट मींस फाइनेंशियल ऑडिट, यानी कि पूरे साल में अगर देखा जाए तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो वित्तीय लेखा जोखा है इसकी रिपोर्ट जारी करना और ट्रांसपेरेंसी के साथ वर्क करना, पूरा फाइनेंशियल ईयर का पूरा लेखा जोखा ये रखता है। नेक्स्ट क्या है
प्रदर्शन लेखा परीक्षा यानी परफॉर्मेंस ऑडिट तैयार की जाती है। अब जितने भी वर्क हो रहे हैं इंस्टीट्यूशंस के अंदर वो किस टाइप्स के वर्क हुए, कैसा वर्क हुआ, उसका रिपोर्ट जारी करना कि कितने पैसे कहाँ खर्च हुआ है और कहाँ पे कितना पैसा लगा है और कितना इनकम आया है। तो जितने भी इंस्टीट्यूशन है काम करने का उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा इसकी भी देखरेख यही करता है, रिपोर्ट जारी करता है। तो हम बात करते हैं CAG जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है और फुल फॉर्म इसकी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG इन इंडिया। अब इसकी वर्क क्या है, मेन इनका क्या रोल होता है? देखिए जो CAG होता है इनको अपॉइंट किया जाता है देश के प्रेसिडेंट के द्वारा जिनका टेन्योर होता है 6 साल या ये 65 ईयर तक बने रह सकते हैं अपने पोस्ट पे। 1971 में एक एक्ट पास किया गया और उस एक्ट के तहत इनके वर्क को बताया गया। तो इसका फर्स्ट वर्क क्या है? देखिए भारत और जितने भारत के राज्य हैं और जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं, जितने भी यूनियन टेरिटरी जैसे इन दिल्ली वगैरह हो गए, इन सभी का जो संचित निधि है, कंसोलिडेट फंड हो गया, इनमें कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा खर्च हुआ है इसका लेखा जोखा ये तैयार करता है जो आगे बजट में भी काम आता है। नेक्स्ट क्या है? आकस्मिक निधि यानी कि जो अचानक से जो डील्स करना हो या ट्रांजैक्शन करना होता है गवर्नमेंट को तो आकस्मिक निधि से निकाला जाता है जो अचानक से खर्च करना हो यानी इमरजेंसी फंड कह सकते हो आप या कॉन्टीजेंसी फंड कह सकते हो आप। एंड सार्वजनिक खातों यानी पब्लिक अकाउंट्स, इनमें जो भी लेन देन हो रहा है ये सब CAG की नजरों में रहकर ही लेन देन होता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो भी काम कर रहे हैं जितने पैसा खर्च हो रहा है इसका रिपोर्ट CAG तैयार करता है और राष्ट्रपति को सलाह देता है कि इस टाइप से काम किया जा रहा है, यानी कि CAG राष्ट्रपति को सजेशन भी देता है। संसद की लोक लेखा समिति जो होती है उसको गाइड देना और उनको गाइडेंस देना भी, क्योंकि संसद के अंदर लोक लेखा समिति होती है जो फाइनेंशियल मामलों की जांच करती है गवर्नमेंट के, तो उसके साथ भी मिलकर काम करती है CAG। नेक्स्ट क्या? सभी सरकारी कंपनियों के जो खाते होते हैं, जितने भी गवर्नमेंट कंपनीज के जो अकाउंट्स वगैरह हैं उनको भी CAG ही मैनेज करती है। क्योंकि आपको मैंने बताया CAG का मतलब क्या है, जो गवर्नमेंट के CA हैं, और मान लो हमारी आपकी जो कंपनी होगी उसके लिए हम CA अलग से हायर करते हैं जो प्राइवेट ही होते हैं, ये आपको ध्यान रखना। अब इनका वर्क क्या है पॉइंट्स में बताया गया यहाँ पे। सबसे पहला वर्क होता है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष परीक्षा यानी फ्री एंड फेयर एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन का मतलब ये कोई एग्जाम से नहीं करवाती, ये जांच करती है। अब गवर्नमेंट के जितने डिपार्टमेंट्स हैं ये कैसे पैसा खर्च करते हैं, कितना पैसा आता है, इसका लेखा जोखा CAG के द्वारा ही तैयार किया जाता है। इसलिए CAG पे हमेशा से आरोप लगाए जाते हैं कि ये प्रेशर में वर्क करती है या ये पक्षपातपूर्ण वर्क करती है यानी डिस्क्रिमिनेशन भी करती है। कई बार ये रिपोर्ट में गलत छाप देती है मान लो, या किसी ने कोई बेफिजूल खर्चे कर दिए तो इसको बताती नहीं है, तो ये भी आरोप लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? संसद का नियंत्रण यानी कि कंट्रोल ऑफ पार्लियामेंट। CAG संसद का एक एजेंट होता है, क्योंकि CAG को संसद के जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, जितने भी कमिटीज है, उन सबके साथ मिलकर काम करना होता है, उनको इन्फॉर्मेशन भी देना होता है और रिपोर्ट तैयार करके देनी होती है। तो ये एक काम होता है CAG का। नेक्स्ट क्या है? सरकारी व्यवस्था में निष्पक्षता यानी कि फेयरनेस गवर्नमेंट सिस्टम। देखिए CAG का जो वर्क होता है वो होता है सरकारी सिस्टम के तहत फेयर तरीके से काम करना, ताकि जो भी खर्चा सरकार कर रही है वो किस तरीके से हो रहा है, क्या सही जगह पे पैसा जा रहा है नहीं जा रहा। अब पब्लिक वेलफेयर का खर्च नहीं हो रहा तो CAG काम होता है रिपोर्ट सौंपना भाई संसद को, देश के राष्ट्र। नेक्स्ट क्या है? वित्तीय जानकारी की प्रदाता यानी कि प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। अगर सरकार का जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है अगर ये किसी को चाहिए, मान लो संसद को चाहिए, राष्ट्रपति को चाहिए, तो ये CAG के द्वारा ही प्रोवाइड किया जाता है। अब सरकार कितने पैसे खर्च कर रही है ये सब जनता भी जान सकती है, तो जनता भी CAG की रिपोर्ट पढ़ सकती है। CAG हमेशा रिपोर्ट जारी करते हैं। नेक्स्ट क्या? संवैधानिक रक्षा यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिफेंस, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट भी करता है, क्योंकि ये सारे काम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग करता है, ताकि सरकार के द्वारा जो भी खर्चे किए जा रहे हैं जितने भी अधिकारियों के द्वारा, ऑफिसर्स के द्वारा, उनकी निगरानी करता है, ये उनकी जांच करता है। अब CAG की भूमिका जो है इसकी आलोचना भी की जाती है, क्रिटिसाइज किया जाता है। पहला किस आधार पर किया जाता है इसके क्रिटिसाइज? तो क्रिटिसाइज करने का जो पहला आधार है वो है चयन प्रक्रिया की गुप्तता यानी कि सिक्रेसी ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। देखिए CAG जो बनता है यानी कि जो सरकार का CA बनेगा, जो CAG बनेगा, एक तो पोस्ट है ना ये जिसको अपॉइंट किया जाता है, वो गुप्त तरीके से की जाती है, यानी किसी को बताया नहीं जाता कि किसको चुना गया है। अब गुप्त तरीके से की गई है तो फेयर तरीके से की गई है या नहीं, अब ये कैसे पता चलेगा, इसलिए ये हमेशा डाउटफुल रहता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? औपनिवेशिक स्वरूप यानी कॉलोनियल नेचर। अब देखिए मैंने आपको बताया कि 1884 में अंग्रेजों के टाइम इसको CAG का नाम दिया गया, और आपको पता है कि अंग्रेजों के टाइम इसको बनाया गया 1858 में। तो इस पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस रहा है उस टाइम से लेकर, इसलिए इसकी आलोचना भी की जाती रही है। भारत आजाद हो गया तो अंग्रेजों से क्या लेन देना, फिर भी इसकी आलोचना की जाती है कि अंग्रेजों के टाइम से चला रहा है, उसका हमने नाम तक चेंज नहीं किया, इस वजह से इसको क्रिटिसाइज किया जाता है। थर्ड पॉइंट का संसद के दिशा निर्देशों में कमी यानी कि लैक ऑफ गाइडलाइंस ऑफ पार्लियामेंट। CAG संसद का एक एजेंट होता है, बट संसद CAG के कार्यों को स्पष्ट करने में असफल रही है, यानी कि CAG और क्या क्या वर्क करता है, कितने वर्क करता है, स्पष्ट तरीके से क्लियर लिखा हुआ नहीं है कहीं, इसलिए यह हमेशा कंफ्यूजन में रहता है। नेक्स्ट क्या है? सीमित अधिकार और कार्य यानी कि लिमिटेड पावर्स एंड फंक्शंस। देखिए
एक सीएजी के पास केवल ऑडिट जारी करने का राइट है। ऑडिट मतलब जो सरकार कितना खर्चा कर रही है, कितना पैसा आ रही है, ये होता है ऑडिट रेडी करना। तो ऑडिट रेडी करके रिपोर्ट तैयार किया जाता है, बट ये रिपोर्ट इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। इंप्लीमेंट ना करने का अधिकार की वजह से ही इसको ये कमजोर बना देते थे। नेक्स्ट क्या है, सरकार का तोता यानी गवर्नमेंट पैरेट कहा जाता है। अब देखिए इसके ऊपर सरकार का इन्फ्लुएंस रहता है। अब सरकार जब मन चाहे जब पैसा खर्च कर दे, बताए भी ना, और इसको बोल दे देख ले ऑडिट में चेंज कर दियो, तो भाई फेयरनेस कहाँ होगा यहाँ पे। तो ये भी आरोप लगता रहता है सीएजी के ऊपर कि ये सरकार के तोता के रूप में काम करती है, जो सरकार कहेगी ये वही काम करता है। कंक्लूजन में कहा जा सकता है कि भारत में सीएजी सरकारी खर्चों और जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उनकी जांच करता है। सरकारी डिपार्टमेंट और जितने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके ऊपर नजर बना के रखता है कि कहाँ पे कितने पैसा खर्चा हो रहा है। फिर भी इसकी आलोचना की जाती रही है क्योंकि ट्रांसपेरेंसी की कमी और गवर्नमेंट का इसके ऊपर इन्फ्लुएंस रहता है, इसकी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग का ऐतिहासिक विकास का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो अभी हमने पढ़ा सीएजी के बारे में। सीएजी क्या है, जांच करता है। लेकिन अगर कोई ऐसा डिपार्टमेंट हो जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो, लेकिन वो करप्शन कर रहा है, तो करप्शन की जांच करने के लिए एक अलग से कमीशन बनाया गया, एक आयोग बनाया गया, उसको कहा गया सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इसका काम है भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए पॉलिसी बनाना, जांच करना, अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसको सजा दिलवाना। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग, मीनिंग ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसका मीनिंग क्या है? देखिए, भारत सरकार के अधीन यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसको इंडिपेंडेंट रूप से बनाया गया है, यानी कि गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस इस पे नहीं होगा। सरकारी विभागों में ये नजर रखेगा, जितने गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट, चाहे हेल्थ हो, एजुकेशन हो, डिफेंस हो, एग्रीकल्चर हो, इन्वायरमेंट हो, जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनके ऊपर ये नजर बना के रखेगा कहीं कोई भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा। अगर भ्रष्टाचार पकड़ा गया तो उसकी ये जांच करवाएगा। पहला काम होता है इसका, इसलिए इसको सीवीसी कहा जाता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो इसमें जो ये वर्ड यूज किया गया केंद्रीय, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, इसलिए इसको केंद्रीय कहा जाता है, सेंट्रल। अब सतर्कता का मतलब क्या होता है? मीनिंग ऑफ विजिलेंस, दैट मीन्स इसका मतलब होता है जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, ईमानदारी के साथ काम करें। अगर ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं तो बिना किसी बाधा के वो काम कर पाएंगे, इससे कोई आर्थिक नुकसान भी नहीं होगा। तो विजिलेंस का मतलब क्या हुआ? उनके ऊपर नजर बनाए रखना, और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यही करता है। अब हम बात करते हैं इसका डेवलपमेंट हुआ कैसे, सीवीसी कमीशन बना कैसे। तो ये देखिए अचानक से नहीं बन गया, ये अलग अलग फेजेस में बनता है। वो फेज कौन कौन से? फर्स्ट फेज है 1962 का। इस फेज में क्या होता है, इस संतोष हेगड़े नामक एक इसके चेयरपर्सन होते हैं और इन्हीं के नाम पे एक कमेटी बना दी जाती है, जिसको संतोष हेगड़े कमेटी कहा जाता है। इन्होंने ही सबसे पहले रिकमेंड किया कि भारत के अंदर कोई एक ऐसी कमीशन होनी चाहिए जो सरकार के द्वारा करप्शन किया जा रहा है, सरकार के डिपार्टमेंट के द्वारा करप्शन किया जा रहा है, उसकी जांच की जा सके और करप्शन को रोका जा सके। अब इसके लिए इन्होंने रिकमेंड कर दिया 1962 में ही, एंड इसके बाद सेकंड फेज की शुरुआत होती है। एंड इसके बाद 1964 में संतोष हेगड़े कमेटी के द्वारा जो रिकमेंडेशन किया गया था उसको इंप्लीमेंट कर दिया था। फाइनली 11 फरवरी 1964 को सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जिसकी अब हम बात कर ही रहे थे, उसको बना दिया जाता है, ऑफिशियली इसकी एस्टेब्लिशमेंट कर दी जाती है, जिसका काम होता है अलग अलग गवर्नमेंट ऑफिस में करप्शन की जांच करना। नेक्स्ट क्या है? तृतीय चरण, दैट मींस थर्ड फेज। अब इसमें क्या होता है कि 1998 में इसको एक संवैधानिक निकाय बना दिया जाता है, यानी कि स्टेटरी निकाय, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसको एक बॉडी बना दी जाती है ताकि कोई इस पे उंगली ना उठा सके या इसकी बात मानने से कोई मना ना कर सके। और फाइनली 2003 के अंदर संसद के अंदर इसको पास कर दिया जाता है और अभी एक कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश के संविधान का एक पार्ट बन जाता है। नेक्स्ट क्या है? केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003, यानी कि अंडर द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003। अब इसमें क्या होता है ना, इसको एक ऑटोनोमस बॉडी डिक्लेयर कर दिया जाता है। ऑटोनोमस बॉडी का मतलब होता है कि देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट हो या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर हो या एम्प्लॉइज हो या कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, उनका इसके ऊपर कंट्रोल नहीं होगा। कंट्रोल ना होने का मतलब है कि ये बिल्कुल आजाद होंगे। अगर ये आजाद नहीं हुए तो काम फेयर तरीके से नहीं हो पाएगा। इसलिए 2003 के अंदर इनको फेयर तरीके से काम करने के लिए ऑटोनोमस बॉडी डिक्लेयर कर दिया गया ताकि ये काम अच्छे से कर सके और भ्रष्टाचार को रोक सके, यानी देखरेख कर सके। इसके बाद क्या है? चतुर्थ चरण, यानी कि फोर्थ फेज। फोर्थ फेज आता है हमारा 2004 में, जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक ऑर्डर दिया जाता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिसर हैं, अगर ये भ्रष्टाचार कर दे, करप्शन कर दे, तो इनके खिलाफ जांच करने के लिए सीवीसी के द्वारा सीबीआई को ऑर्डर दिए जा सकते हैं, ताकि सीवीसी यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के कहने पर सीबीआई के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं इनकी जांच की जा सके। और फाइनली 2005 के अंदर सीबीसी को आरटीआई एक्ट के तहत जोड़ दिया गया, यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत कोई सीबीसी से जानकारी लेना चाहता है तो वो ले सकता है। और ये इसलिए किया गया ताकि पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी हो और अकाउंटेबिलिटी भी यहाँ पे तय की जा सके। अब नेक्स्ट फेज कौन सा? हमारा फिफ्थ फेज। इसमें क्या होता है कि लोकपाल और लोकायुक्त ये पहले से ही वर्क कर रहे थे भारत के अंदर। इनका काम ही है करप्शन की जांच करना। लोकपाल सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर की जांच करता है और लोकायुक्त ये स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे काम करता है, यानी कि एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर काम करता है। तो
लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में पहले से ही पारित किया जा चुका है। तो सीवीसी को लोकपाल और लोकायुक्त इन दोनों के साथ जोड़ दिया गया और इसके तहत ये हुआ कि सीबीआई को रिपोर्ट अब सीवीसी को सौंपनी होगी ताकि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की निगरानी बनी रहे, क्योंकि सीबीआई पे भी आरोप लगते रहे कि ये गवर्नमेंट की पक्ष लेती है और गवर्नमेंट इनको मिसयूज करती है। इसलिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को पावर दे दी गई कि वो ये जांच करे कि सीबीआई कोई ऐसा काम तो नहीं करती। सीबीआई अब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को रिपोर्ट सौंपेगी। आज के टाइम पे इसके क्या स्ट्रक्चर है, तो देखिए आज के टाइम पे आज काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आई है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अंदर। आप सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की वेबसाइट पर जाओगे तो वहाँ पे कई लोग इंटीग्रिटी प्लेस भी ले रहे हैं, यानी कि शपथ ले रहे हैं कि हम करप्शन नहीं करेंगे। यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन टेक्नोलॉजी का ज्यादा यूज कर रही है। आज तो कैशलेस सोसाइटी हो गया, ज्यादातर लोग पैसे ऑनलाइन यूज करते हैं, तो करप्शन पकड़ना भी आसान हो गया आजकल। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आज ऑनलाइन हम कंप्लेन कर सकते हैं, किसी के साथ कोई फ्रॉड हुआ है, कोई करप्शन कर रहा है, अगर आपको पता है तो आप सीबीसी की वेबसाइट पर जाके भी कंप्लेन कर सकते हो ताकि भ्रष्टाचार को रोका जा सके, यानी कि करप्शन प्रमोट ना हो। इसके लिए ही सीबीसी ने कंप्लेन का सिस्टम भी दिया हुआ है। सेंट्रल विजिलेंस जो कमीशन है ये राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपता है सीधे, ताकि भ्रष्टाचार करप्शन को रोकने के लिए सरकार कोई पॉलिसी बनाए और सभी लोग ईमानदारी के साथ काम करें। तो कंक्लूजन में कहा जा सकता है कि सीबीसी का मेन पर्पज होता है गवर्नमेंट का जो पूरा सिस्टम है उनमें ट्रांसपेरेंसी लाना और सभी गवर्नमेंट ऑफिसर्स ईमानदारी के साथ काम करें, इसकी देखरेख करना ताकि भ्रष्टाचार ना हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है शॉर्ट नोट, और शॉर्ट नोट्स में टोटल 3 ऑप्शन दिए गए हैं, एक एक करके चलिए हम तीनों ऑप्शन को सॉल्व करते हैं। हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है शॉर्ट नोट्स में वो सार्वजनिक संस्थानों के दृष्टिकोण यानी कि अप्रोचेस और पब्लिक इंस्टीट्यूशन। जितने भी हमारे पब्लिक इंस्टीट्यूशन है जो जनता की सेवा के लिए बनाए गए हैं उनको स्टडी करने की अलग अलग कौन कौन से तरीके हैं, अलग अलग नजरिए हैं। कोई ये कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो वो कौन कौन से नजरिए हैं, कौन कौन से वो तरीके हैं, उनको ही पॉलिटिकल साइंस के अंदर दृष्टिकोण या अप्रोच कहा जाता है। अब एक एक करके आपको मैं बताता हूँ। पहले ये समझते हैं पब्लिक इंस्टीट्यूशन कहा किसे जाता है, जो जनता की सेवा, पब्लिक सर्विस के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए, पब्लिक को जस्टिस दिलाने के लिए ऐसी कोई भी इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट के द्वारा, संसद के द्वारा या देश के कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाई गई हो उसको ही पब्लिक इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। पब्लिक वर्ड इसलिए जुड़ा है यानी कि सार्वजनिक वर्ड, क्योंकि ये जनता के लिए ही बनाई जाती है, कानून बनाती है, पॉलिसी को इंप्लीमेंट करती है, सोशल वेलफेयर करती है। अब ये कौन कौन सी इंस्टीट्यूशन है इनके बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ लिया, जैसे प्लानिंग कमीशन है, ह्यूमन राइट्स कमीशन है, या गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई नेशनल डेवलपमेंट कमीशन है। कई सारे ऐसे कमीशन बनी हुई है, कमिटीज बनी हुई है या इंस्टीट्यूशंस बनी हुई। सीबीआई है, ये भी एक इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट की। जैसे हमने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन देखा, तो ये सारे इंस्टीट्यूशन जो है इनका काम ही होता है सोशल वेलफेयर का। अब हम ये बात करते हैं कि जो अलग अलग अप्रोचेस है वो कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ पे टोटल 5 अप्रोच दिए गए हैं और इन सबका नजरिया है, इन सबका अपना अपना तरीका है पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को स्टडी करने का। जैसे पहला है ऐतिहासिक दृष्टिकोण यानी कि हिस्टोरिकल अप्रोच। देखिए इसमें वर्ड ही आ रहा है ऐतिहासिक, यानी कि हिस्टोरिकल चीजों की बात करेगा। मान लो अभी कोई इंस्टीट्यूशन बनी हुई है, उस इंस्टीट्यूशन का इतिहास देखता है कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था उस टाइम पे जब इस इंस्टीट्यूशंस को बनाया गया था, आखिर बनाने के पीछे कौन कौन से रीजन थे। एग्जाम्पल के लिए इंडियन पार्लियामेंट को देख लो आप। इंडियन पार्लियामेंट को बनाने की जो फाउंडेशन है वो तो अंग्रेजों ने रख दी थी भाई। तो इसका जुड़ाव औपनिवेशिक काल यानी कि कॉलोनियल इंडियन से है, यानी जब भारत कॉलोनी हुआ करता था, किसका, ब्रिटिश कॉलोनी। एंड उस टाइम पे कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन किए गए, कॉन्स्टिट्यूशनल जो डिबेट हुए, डिस्प्यूट्स हुए, उन सब का स्टडी करता है। इतिहास यानी कि आज के इंस्टीट्यूशंस का ये इतिहास देखता है। हिस्टोरिकल अप्रोच इसलिए इसको कहा जाता है। नेक्स्ट तुलनात्मक दृष्टिकोण यानी कि कंपैरेटिव अप्रोच। देखिए नाम से पता चल रहा है ये कंपेयर करेगा अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम के बीच में, सरकार और उनके इंस्टीट्यूशंस के बीच में, उनके वर्क का तरीका कैसा है, इनके बीच में तुलना करता है। जैसे मान लो ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है यानी कि ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट है और अमेरिका की जो गवर्नमेंट है वो कैसे वर्क करती है। ब्रिटेन का सिस्टम कैसे अलग है अमेरिका से और अमेरिका का सिस्टम कैसे अलग है ब्रिटेन से। तो ये बीच में कंपैरिजन किया जाता है, इसलिए इसको कंपैरेटिव अप्रोच के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट कार्यात्मक दृष्टिकोण यानी कि फंक्शनल अप्रोच। इसका काम होता है अलग अलग जो विभिन्न संस्थाएं हैं उनका क्या इंपैक्ट पड़ता है सोसाइटी पे और उन इंस्टीट्यूशन का काम करने का क्षमता क्या है, कैसे वो काम करती है, तो इसकी जांच करता है कार्यात्मक दृष्टिकोण। क्योंकि इसका नाम ही कार्यात्मक यानी कि जो काम की जांच करे, अलग अलग इंस्टीट्यूशन के वर्क प्रोग्रेस को देखे। जैसे इलेक्शन कमीशन हो गया, अब इनका क्षमता क्या है, क्योंकि भारत कितना बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, इतने बड़े देश के लिए इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन के लिए कोई आसान काम तो है नहीं। तो ये जांच करता है कि इसकी कितनी कैपेबिलिटी है, और इलेक्शन कमीशन के अलावा कोई और कमीशन है तो उसकी कितनी कैपेबिलिटी है। तो ये क्या करता है, वर्क का स्टडी करता है, काम करने की जो क्षमता है उसकी बात करता है। नेक्स्ट क्या, संरचनात्मक दृष्टिकोण यानी स्ट्रक्चरल अप्रोच। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं इंस्टीट्यूशन से, जैसे कि न्यायपालिका जुडिशरी का स्ट्रक्चर क्या है। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, जैसे पिरामिड स्ट्रक्चर है ना, सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और न्यायाधीश यानी जो हमारे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या जुडिशरी सिस्टम जो जज होते हैं उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है। अलग अलग लेवल की जो गवर्नमेंट है उनमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर किया गया है, यानी कि पावर को इस तरीके से डिवाइड कर दिया गया ताकि आपस में कोई लड़े ना। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे दी गई है, फिर स्टेट लेवल को दे दी गई है, उसका पंचायत वगैरह जो है लोकल लेवल की जो गवर्नमेंट है, शहरों के अंदर म्युनिसिपैलिटीज, गाँव
गाँव के अंदर पंचायत, सरपंच वगैरह। तो 3 लेवल की भारत के अंदर गवर्नमेंट है और तीनों लेवल की गवर्नमेंट को पावर इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया जिससे कि पावर सेंट्रलाइज ना हो, डिसेंट्रलाइजेशन बने रहे, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए और सभी अपने अपने लेवल पे काम करें। तो ये स्ट्रक्चर की बात करता है, इसलिए इसको स्ट्रक्चरल अप्रोच कहा जाता है, यानी कि जितने भी इंस्टीट्यूशन उनका क्या स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट व्यवहारिक दृष्टिकोण यानी कि बिहेवियरल अप्रोच, ये क्या करता है कि जितने भी संस्थान है, इंस्टीट्यूशन है, उनमें जो पर्सन काम कर रहे हैं उनके काम करने का तरीका क्या है, उनका बिहेवियर क्या है, बातचीत करने का उनका तरीका क्या है, कानून बनाने से लेकर डिसीजन लेने तक एक इंस्टीट्यूशन में लोग कैसे वर्क करते हैं, ये स्टडी करता है बिहेवियरल अप्रोच। नेक्स्ट है नीति आयोग। नीति आयोग जिसको योजना आयोग के नाम से जाना जाता था क्योंकि नेहरू जी के टाइम पे इसको बनाया गया था प्लानिंग बनाने के लिए कि हम अपनी इकोनॉमी में कौन कौन सी प्लानिंग बनाए और आगे आने वाले 5 साल के लिए हम किस पे ज्यादा फोकस करें। योजना आयोग को 1950 में इसलिए बना दिया गया था, लेकिन 1 जनवरी 2015 को मोदी जी ने इसका नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया और इसको नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में नीति आयोग कहा। अब यहाँ पे आपको ये बताना है कि ये एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, ये पब्लिक वेलफेयर के वर्क तो करती है बट ये एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है। इंडियन इकोनॉमी में कैसे रिफॉर्म किया जाए, इंडियन सोसाइटी को कैसे और प्रोग्रेसिव बनाया जाए, इसके लिए पॉलिसी बनाती है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, देखिए इसका चेयरपर्सन होता है जो कि देश के प्राइम मिनिस्टर होते हैं और इसका एक वाइस प्रेसिडेंट भी होता है जो कि चेयरपर्सन यानी कि देश के प्रधानमंत्री के द्वारा ही नॉमिनेट किया जाता है। एंड इसके गवर्निंग काउंसिल होते हैं यानी कि काउंसिल के मेंबर भी होते हैं जैसे सभी स्टेट के चीफ मिनिस्टर और जितने भी यूनियन टेरिटरी है उनके उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये भी इसके मेंबर्स होते हैं। और इसका वर्क क्या होता है नीति आयोग का, सबसे पहला वर्क होता है सरकार को सजेशन देना। जो नई नई पॉलिसी बनाई जा रही है, इकोनॉमिक पॉलिसी, मान लो कि सरकार 5 सालों के लिए पॉलिसी बना रही है, उन पॉलिसी में हेल्थ पे कितना फोकस करना है, एजुकेशन पे क्या वर्क करना है, डिफेंस पे क्या वर्क करना है, एग्रीकल्चर पे कितना करना है, इन्वायरमेंट पे क्या करना है, इन सब चीजों पे ये एक अच्छे सा प्लानिंग बना के गवर्नमेंट को बताती है कि ऐसे ऐसे काम करोगे तो इतना डेवलपमेंट हो जाएगा। ये होता है प्लानिंग कमीशन का काम। प्लानिंग कमीशन के अंदर भी 7 स्तंभ है यानी कि इसके 7 पिलर कहे जाते हैं क्योंकि इसके मेंबर्स जो वाले होते हैं, इसमें प्रो पीपल होते हैं यानी प्रो मेंबर्स हो गए, प्रो एक्टिव मेंबर्स हो गए, पार्टिसिपेंट्स हो गए, एम्पावरमेंट का काम होता है, इंक्लूजन का काम होता है, इक्वालिटी का और ट्रांसपेरेंसी का। मान लो इसके फीचर्स है जिस तरीके से ये काम करता है। एंड नेशनल डेवलपमेंट के ऊपर ये काम करता है। लोकल लेवल पे जो पंचायत वगैरह है उनके लिए कौन सी पॉलिसी बनाई जाए, ये पॉलिसी बनाकर ये गवर्नमेंट तक रिपोर्ट देता है ताकि गवर्नमेंट उनको इम्प्लीमेंट कर सके। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ ये नेशनल इंटरेस्ट में जो भी जरूरी है उस टाइम पे उसके लिए ये पॉलिसी बनाता है, चाहे एजुकेशन का मामला हो, हेल्थ का हो, एग्रीकल्चर का हो। स्टेट इसमें एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट कर सके और स्टेट को साथ लेकर नेशनल डेवलपमेंट हो सके, इसके लिए नीति आयोग के द्वारा ही पॉलिसी बनाई जाती है। आजादी के बाद से लेकर अब तक कई सारी पॉलिसी बना दी गई है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दिए गए हैं जैसे अटल इनोवेशन मिशन 2016 में इसकी स्टार्टिंग की गई थी, महिला उद्यमिता कार्यक्रम ताकि महिला को एम्पावर किया जा सके, ताकि ग्राहक एंड निजी धन व्यापार योजना ताकि डिजिटल ट्रांजेक्शन की जा सके, मेंटर इंडिया अभियान की शुरुआत की गई ताकि सही मेंटर्स को गाइडेंस दिया जा सके। तो अलग अलग प्रोग्राम जो चलाए जाते हैं नीति आयोग के द्वारा ही रिकमेंड किया जाता है। अब इसकी अचीवमेंट्स क्या है नीति आयोग की, देखिए ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट हुआ था 2017 में जिसमें विमेन फर्स्ट की बात की गई थी यानी कि महिला फर्स्ट, जिसके अंदर प्रोस्पेरिटी फॉर ऑल वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म तैयार किया गया ताकि वुमेन को भी आगे लेके आया जा सके। देश को तरक्की करना है हमें तो सिर्फ पुरुषों को नहीं बल्कि महिलाओं और पुरुषों को बराबरी का दर्जा देना होगा। अब इसके लिए कई सारी टेक्नोलॉजी का यूज करना, ब्लॉकचेन, मेथनॉल, इकोनॉमी को ये काफी आगे बढ़ा सकता है। समय के डिमांड के अकॉर्डिंग पॉलिसी बनाता रहता है। नीति आयोग इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि इसका काम है नीति बनाने का, पॉलिसी बनाने का ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। अब इसके सामने चैलेंजेस क्या क्या है, जैसे बहुत सारे इसके पास सब्जेक्ट है पॉलिसी बनाने के लिए, तो अब किस पे फोकस ज्यादा करेंगे, सबसे बड़ा चैलेंज इसके पास यही है। अब इतना बड़ा देश है जहाँ पर डाइवर्सिटी है, सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है, तो कैसे डिसाइड कर पाएगा। और अगर जिस स्टेट के पास पैसा कम है तो उस स्टेट को पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से आएगा ना कि नीति आयोग से। तो नीति आयोग डायरेक्ट तुमको पैसा दे नहीं सकती, अधिकार तो है नहीं नीति आयोग के पास पैसा देने का। यहाँ भी दिक्कत हो जाती है, मान लो कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे पैसे की सख्त जरूरत है तो नीति आयोग पॉलिसी तो बना देंगे, पैसा कहाँ से देगी भाई पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के लिए, ये भी एक दिक्कत आती है। तो इसलिए आज नीति आयोग को सिर्फ एक सजेशन देने वाली बॉडी बना के छोड़ दिया गया, एक एडवाइजरी ऑर्गेनाइजेशन जिसका काम है सिर्फ एडवाइस देने का गवर्नमेंट को। अभी एडवाइस इंप्लीमेंट हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ये उसको इंप्लीमेंट भी कर सकती तो बहुत अच्छा रहता। इसलिए नीति आयोग की जो पावर है इसके अंदर कहीं ना कहीं कमी हुई है। कंक्लूजन में कहा जा सकता है कि नीति आयोग हर एक देश के लिए जरूरी है क्योंकि पॉलिसी बना के काम करने से उसका रिजल्ट भी दिखता है। नेक्स्ट क्या है स्वीप। स्वीप का एक कॉन्सेप्ट जो है इसका मतलब आपको बताना है। स्वीप एक प्रोग्राम है जो कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा चलाया जाता है और स्वीप के तहत जागरूकता बढ़ाया जाता है, वोटर्स के बीच में अवेयरनेस फैलाई जाती है ताकि वो वोटिंग करने जाए, अपने घर से निकले और हर एक नागरिकों को वोट यानी कि उनके राइट्स है जो राइट टू वोट, इसके लिए अवेयर किया जाता है और लोग वोट डालने जाएंगे तभी तो फर्क पड़ेगा ना। तो स्वीप एक कार्यक्रम है जिसे चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा वोटर्स को नेशनल लेवल पे अवेयर करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया जाता है और इस प्रोग्राम की शुरुआत नई दिल्ली में 2009 में की गई और इसका पूरा नाम है सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेंट्स, इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में स्वीप कहा जाता है। इसका मेन पर्पस क्या था, वर्क एंड कंट्रीब्यूशन क्या है, ये समझ। सबसे पहला है सोशल गाइडलाइंस यानी कि सामाजिक दिशा निर्देश। देखिए सोशल गाइडलाइंस के तहत सोशल प्लेटफॉर्म का यूज करते हुए इलेक्शन कमीशन के द्वारा लोगों को सूचनाएं दी जाती है, इन्फॉर्मेशन दी जाती है, वोट डालना कितना जरूरी है। और आज का सोशल मीडिया का ही जमाना है तो सोशल मीडिया से भी इलेक्शन कमीशन के द्वारा टाइम टू टाइम
SMS सेंड करना, व्हाट्सएप पे SMS भेजना या आपको IVR के थ्रू कॉल करवाना। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म का यूज करते हुए सोशल मीडिया का इलेक्शन कमीशन अवेयर करता है लोगों को। नेक्स्ट क्या, जागरूकता कार्यक्रम यानी कि अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाया जाता है, जैसे पोस्टर बनाकर, वीडियो, शॉर्ट वीडियो, जो एजुकेशन वीडियोस हो, एजुकेशन वीडियो मतलब जो अवेयरनेस वाली वीडियोस हो, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का लोगों को जागरूक किया जाता है। नेक्स्ट, विशेष समुदायों और युवाओं को शामिल करना, इन्वॉल्विंग स्पेशल कम्युनिटीज एंड यूथ। आप देखोगे जब इलेक्शन कमीशन वोटिंग को प्रमोट करता है तो उसमें सेलिब्रिटीज को शामिल कर लिया जाता है, जैसे सचिन तेंदुलकर जी हो गए, बॉलीवुड का सेलिब्रिटी हो गया, क्रिकेट का हो गया, अलग अलग जो सेलिब्रिटीज होते हैं उनको कहा जाता है कि आप एक छोटी वीडियोस बनाओ, लोगों को बोलो को वोट डालने जाए, क्योंकि लोग सेलिब्रिटी को फॉलो करते हैं, इसलिए ये उन्हीं को बोलते हैं जिनको फॉलोवर ज्यादा है, जो एक सोशल इन्फ्लुएंसर है। इलेक्शन कमीशन के द्वारा इन लोगों को भी कहा जाता है। और इलेक्शन के टाइम हम इन सेलिब्रिटीज को देखते भी हैं कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा इनको कहा भी जाता है कि आप वोटिंग को प्रमोट करते हुए बोलो कि वोट का अधिकार कितना जरूरी है और वोट डालने के लिए लोगों को अवेयर किया जाए, लोग एजुकेट हो इसलिए। नेक्स्ट क्या, लोकतांत्रिक गतिविधियों को बढ़ावा यानी कि प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेटिक एक्टिविटीज। अब देखिए इलेक्शन कमीशन स्वीप, दैट मींस ये जो प्रोग्राम है इसके द्वारा डेमोक्रेटिक रूल्स को प्रमोट करने के लिए, लोगों को अपनी जिम्मेदारी बताने के लिए, जागरूक करने के लिए, जनता को वोट डालने के लिए वो कितना जरूरी है ये सब बताया जाता है कि लोग एजुकेट हो सके। तो इस प्रकार हमारे जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। आई होप आपको मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए हैं विद आंसर के साथ ये समझ में आ गए होंगे। इस पूरे वीडियो को देख लेने के बाद आपको एक बार नोट्स को रीड कर लेना है। नोट्स की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई। जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करोगे आपके सामने ये पोर्टल आ जाएगा और आपके पास जो भी सब्जेक्ट है, आपको जिसका भी नोट चाहिए, सिंपल आपको उस पर क्लिक करना है, वाई नाउ पे क्लिक करके नोट्स को डाउनलोड कर लेना है। और इसमें 7 से 8 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताना और इस वीडियो सभी जगह शेयर जरूर कर देना। ऐसे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले सेमेस्टर्स में आपकी ऐसी ही हेल्प में करता रहूं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।